बताइए, कल कितना पठन हुआ? 3 चैप्टर पूरा हो गया। कितने लोगों का नहीं हुआ? प्लेग्राउंड तय हो गया, अस्तित्व सह अस्तित्व है, विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति। तो जो भी कुछ कहा जाएगा इसी बीच के लिए कहा जा रहा है। आप किसी भी सेंटेंस को पढ़ते हुए ये भी ध्यान दे सकते हैं कि ये विकास क्रम के बारे कहा जा रहा है, कि विकास के बारे कहा जा रहा है, कि जागृत क्रम के बारे कहा जा रहा है, कि जागृति के बारे कहा जा रहा है ना। तो यदि आप संदर्भ सहित चीज़ों को पढ़ना शुरू करेंगे तो और आपकी क्लैरिटी फिर वो बड़े बॉक्स में कहीं कनेक्ट होगा। और जब भी आप कुछ पढ़ रहे हैं तो उसमें 2 भाग हैं। एक भाग है कि ये भाषा क्या कह रही है, एक भाग है कि चाहे अस्तित्व दर्शन हो, मतलब सारी बुक को पढ़ने के कितने भी एंगल हो सकते हैं। वो अस्तित्व दर्शन के बारे कुछ कह रहे हैं, कि जीवन ज्ञान के बारे कुछ कह रहे हैं, कि मानवतापूर्ण आचरण के बारे कुछ कह रहे हैं। तो एक पढ़ने का तरीका ये है, एक फोकस ये है कि बुक से जब हम पढ़ रहे हैं तो ये एग्जिस्टेंस के बारे, जीवन के बारे या मानवतापूर्ण आचरण के बारे क्या बोल रहे हैं। फिर उसका दूसरा फोकस है कि मैं इसमें कहाँ खड़ा हूँ। ये दोनों फोकस साथ में चलना है। तो पहला फोकस हो सकता है हम एक एक करके चल पाए। तो पहला फोकस ये है कि एग्जिस्टेंस कैसा है, मैं कैसा हूँ, करना क्या है, मानवतापूर्ण आचरण का स्वरूप कैसा है, उसको वो मेरे भीतर तर्कपूर्वक चित्रित हो जाए। तो तर्कपूर्वक चित्रित हो पाने का मतलब है कि मैं उसको रिप्रोड्यूस कर पाता हूँ, ये उसकी पहचान है ना। तो इसका मतलब है कि एक बार ये हमारे जहन में आ गया कि एग्जिस्टेंस कैसा है, ठीक। फिर मैं इसमें कहाँ हूँ। जब मैं इसमें कहाँ हूँ ढूंढने जाता हूँ तो अस्तित्व क्यों है, कैसा है, ये मुझको कितना समझ में आ रहा है। जीवन क्रिया की बात कर रहे हैं तो जीवन क्रिया में मैं कहाँ पे खड़ा हूँ। मानवतापूर्ण आचरण की बात कर रहे हैं तो मैं इसमें कहाँ खड़ा हूँ, ठीक। तो ऐसा हम देखेंगे, दोनों एंगल को मिला के देखेंगे तो मेरी अभी लोकेशन कहाँ है, डेस्टिनेशन कहाँ है, जाना कैसे है, वो रूट निकल के आ जाएगा। ये काम आपकी मेहनत से ही होगा, इसको कोई दूसरा आपके लिए नहीं कर सकता है। तो दूसरा आपकी कितनी मदद कर सकता है? तो शब्द से अर्थ तक के लिए कोई आपके लिए मदद कर सकता है। एक बार शब्द से अर्थ का अधिकार शिविर, अध्ययन शिविर से आपको बुक पढ़ के समझने के प्रति कॉन्फिडेंस आ जाए, फिर बुक में जो कुछ लिखा है वो काफ़ी विस्तार से लिखा है। अगर नागराज जी जिंदा भी होते, सशरीर भी उपलब्ध भी होते, तो भी आप उनसे जितना पूछ सकते थे उससे ज़्यादा ऑडियो वीडियो में उपलब्ध है। एक व्यक्ति जितना पूछ सकता है उससे ज़्यादा ऑडियो वीडियो में उपलब्ध है। बुक्स के रूप में जितना फैलाव में उन्होंने कह दिया उससे ज़्यादा की आवश्यकता शायद नहीं है। तो बुक्स मिला के संवाद 1-2 प्रिंट हो गया है, 3-4 और रखा है प्रिंट होने के लिए। तमाम ऑडियो वीडियो बहुत सारा उपलब्ध है और कुछ लोग उपलब्ध हैं जो आपके लिए सहयोगी हो सकते हैं। इतना सब होने के बाद चलना आपको है, जिम्मेदारी आपकी है। आपकी ज़रूरत है तो चलोगे, नहीं ज़रूरत है तो बाद में चलो, अभी नहीं है तो बाद में चलो। बढ़िया। तो अपने अपने ग्रुप में हो जाएं और अपनी, हाँ दूसरी एक बात, अभी बैठे रहिए। बाकी लोग कहाँ हैं आज? कुछ कम दिखाई दे रहे? कुछ लोग चले गए क्या? अच्छा, वो गोदानी भाई गए होंगे ना। वेणु भाई गए, उनके फादर की डेथ हुई। गोदानी भाई गए होंगे, कल उनके प्रॉब्लम था। चलिए, तो दूसरी बात एक और कहना चाहता हूँ कि अपने समूह में से देखिए, अब तक हमारा अभ्यास विशेषता का रहा है कि मैं विशेष हूँ। अभी इसको पलटना है कि हमको श्रेष्ठता को पहचानना है। श्रेष्ठता को पहचानना है, श्रेष्ठता का सम्मान करना है। सूत्र कैसा है? जब स्वयं में विश्वास होता है तो हम दूसरों की श्रेष्ठता को पहचानते हैं। जब विश्वास में कमी होती है तो अपने आप को विशेष साबित करने की कोशिश करते हैं। ये बात पहुंची? जब अपने में विश्वास की कमी होती है तो उस विश्वास की कमी को भरने के लिए
अपने आप को विशेष साबित करना चाहते हैं कि मैं तुमसे बड़ा हूँ। जब अपने में विश्वास की यात्रा ठीक हो रही होती है तो हम दूसरों की अच्छाइयों को अप्रिशिएट कर पाते हैं, उसका सम्मान कर पाते हैं, क्योंकि मैं खुद का सम्मान कर पा रहा हूँ। तो स्थिति गति नित्य वर्तमान है। जब मैं स्वयं का सम्मान कर पाता हूँ तब मैं दूसरों का भी सम्मान कर पाता हूँ। जब मैं स्वयं पे विश्वास कर पाता हूँ तब मैं दूसरों के साथ भी विश्वासपूर्वक जी पाता हूँ। जब मुझ में विश्वास की कमी होती है तो मैं दूसरों पे विश्वास नहीं कर पाता हूँ। ऐसा होने से मैं अपने आप को विशेष साबित करने की कोशिश करता हूँ, कभी रूप से, कभी बल से, कभी धन से, कभी पद से। इतनी मानसिक बेरोजगारी है, इतना मानसिक दिवालियापन है, इतना मानसिक भिखारीपन है ना। जो भी शब्द कहो छोटा ही पड़ेगा। और क्या, कभी किसी को लगता है कि मेरे कपड़े से मेरा कोई कोई देखेगा, कभी किसी को लगता है मेरी शक्ल से कोई देखेगा, है ना। कभी लगता है ये नहीं है तो मोबाइल ही देख ले। अरे यार क्या गरीबी है भाई, इतनी बुरी हालत। क्यों बेटा, हालत बुरी है कि नहीं है ना। अब कोई बाल ही रंग रहा है आजकल, कोई कोई कलर कर देते हैं, और है ना, है ग्रीन, हाँ ऐसे उल्टे सीधे कलर भी करते हैं, एकदम अलग टाइप के, एकदम वो टपोरी टाइप के छिछोरेपन होते ना। है ना, उसको हम फैशन बोलते हैं, उसको हम मॉडर्निटी बोलते हैं, उस मानसिक भिखारीपन को, दिवालियापन को हम स्टेटस बोलते हैं। मानसिक भिखारी तो है, और क्या, अल्लाह के नाम पे दे दे, मेरी ड्रेस के नाम पे दे दे, है नहीं है, मेरी शक्ल के नाम पे दे दे, और तुम्हारी शक्ल में तुम्हारा कोई योगदान है ही नहीं, जैसी भी है, तुम्हारे माँ बाप जैसे थे वैसी है, गोरी है तो, काली है तो, क्या फर्क पड़ता है, बोलो, सोचो तो कैसा लगता है? अरे स्वयं में विश्वास होता है तो दूसरे को प्यार करने का मन होता है। अब स्वयं में विश्वास होता है तो दूसरे को प्यार करने का मन होता है। अभी जो आपका किसी एक से प्यार होता है वो प्यार नहीं है, लफड़ा है वो। उसमें आप मार खाओगे ही आगे पीछे, आपके बुरे दिन आ गए। प्यार वही सफल है जो सबसे होता है। वाह, क्या बात कर रहे हो आप तो। सच्चाई ऐसी है। मतलब अब मुझे समझ में आया कि जब किसी बात करते हैं कई बार वो अपनी लाइन बड़ी करने में लगता है, तो उसका कारण ये कि उसको मालूम मेरी लाइन छोटी है। हाँ, तो वो अपनी लाइन बड़ा करके खुद का सम्मान पहले करता, तो फिर अपने बाद को में प्रॉब्लम ही नहीं है, करता रहे बड़ी। हाँ। अपने क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारी बड़ी करने से हमारी छोटी होती ही नहीं है, हमारी अपनी जगह पूर्ण वाली लाइन है। ये आपकी समझ जीवन विद्या से बनी सर? बिल्कुल सर, इससे ही बनी सर। नहीं, क्योंकि मनुष्य की मानसिकता का इससे ज्यादा तो मैंने कहीं सुना ही नहीं। कितना सरल भाषा में आपने बता दिया। अब जिंदगी बहुत आसान सरल हो ही, गया पहचान। जिंदगी सरल ही है, उसमें कुछ भी कठिन नहीं है। हमने मेहनत करके बहुत कठिन बनाया है, हमने मेहनत करके दुख पाया है। मैं मेहनत करूंगा और मैं दुखी होऊंगा, इसमें हम सफल हैं। अब कई बार मैं बात करता हूँ किसी से, कोई ज्यादा अपनी हाँक रहा होता तो मुझे लगता है दया आती है मुझे उस पर। अच्छा, बेचारा यार देखो छोटा है इसलिए वो, तो सहानुभूति दया आ जाती है उस पर। और ठीक तो है। हाँ, ठीक। आपका प्रभावित ना होना बहुत बड़ा संदेश है। ठीक है, तो इस मानसिक गरीबी से मुक्त हुआ जाए, सही अर्थों में रईस हुआ जाए। रईसी का मतलब है अपने स्वयं में विश्वास होना है, दूसरे को प्यार कर पाना है, दूसरे को आगे बढ़ा पाना है, दूसरे को सहयोग कर पाना है। ये रईसी की बात है। बढ़िया, तो मैं जो बात कह रहा था वो अभी पूरी हुई नहीं।
मैं ये बोल रहा था कि अपने समूह में ये पहचानने की कोशिश करें कि किसकी क्लैरिटी अच्छी है। ठीक, जिसकी क्लैरिटी अच्छी है उसको ज़्यादा अवसर दें। कई बार क्या है, समूह में ज़्यादा बोलने वाले लोग, है ना, ज़्यादा बोल के समूह का समय खराब करते हैं, और जो अच्छा बोलने वाला है वो विड्रॉल मोड में आ जाता है, जाओ भाई बोल ले, है ना। अनजाने में हम ये तो बताने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि मुझको भी पता है और मैं सबको बताना चाहता हूँ। तो कुछ भी करते समय अनुभव की रोशनी में क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, केवल इसको देखते रहिए, और देखने मात्र से सब कुछ ठीक होने वाला है। एक बार अनुभव की रोशनी में अपने आप को देखते रहिए, मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। ठीक, तो प्रभावित हुआ हूँ तो प्रभावित करने की कोशिश करूँगा। यदि दिख गया तो उस समय चुप हो जाएं, इसका मतलब अभी काम नहीं होगा, और कुछ नहीं करना है, बस उस समय चुप हो जाएं, है ना। तो मुझको लगता है कि हर क्षण हमारे लिए अवसर है, अपने आप को आगे बढ़ाने का अवसर है, अपने आप को चलाने का अवसर है। हमको चलना है, दूसरों को नहीं चलाना है। कितना ये बात हमारे भीतर स्थिर हो जाए, व्यवस्था और शासन को लेकर जो बात हमने की थी, तो मुझको लगता है कि हमारी बात पूरी हो गई। सार रूप में मैंने क्या कहा? सार रूप में मैंने कहा कि बुक को पढ़ते समय एक एंगल ये है कि अस्तित्व क्यों है, कैसा है, मैं क्यों हूँ, कैसा हूँ, और ये मानवतापूर्ण आचरण क्या है, इसके बारे में जो कुछ कहा गया है वो मेरे अंदर तर्कपूर्वक चित्रित हो जाए, सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाए, यूनिवर्सल एग्जिस्टेंशियल सॉफ्टवेयर मेरे भीतर ठीक से डाउनलोड हो जाए, नंबर एक। नंबर दो, उस सॉफ्टवेयर की रोशनी में ये क्या हो गया, अनुभव की रोशनी हो गई। अब अनुभव की रोशनी में मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, इसमें मैं कहाँ हूँ। यदि अस्तित्व दर्शन की बात आ रही है तो मुझको कितना समझ में आया, यदि जीवन ज्ञान की बात आ रही है तो इसमें मैं कहाँ तक पहुँचा हूँ, मानवतापूर्ण आचरण की बात चल रही है तो मेरा आचरण कैसा है। उस आईने में अपनी वर्तमान स्थिति को देख पाना, उस आईने में अपने लक्ष्य को पहचान पाना, वर्तमान स्थिति से लेके लक्ष्य तक की यात्रा को तय करना, यही अपने आप में हर मानव जितने सुख के साथ जी रहा होता है उससे अधिक सुख की कामना के साथ होता है। यही मानव में अनुमान विधि के लिए काम करता है। हर मानव अनुमान विधि से काम करता है, जीवन में अनुमान करने की क्षमता है। जहाँ खड़ा है उससे 10 कदम आगे देखने का सामर्थ्य जीवन में बना ही रहता है। उसी तरह से हम एक एक स्टेप करके आगे चल पाते हैं। बढ़िया। आपको कुछ कहना हो, आपकी तरफ से कोई बात हो, फिर से पूछ लेता हूँ जो लोग पहले नहीं आए थे। कल जब आपने बुक पढ़ना शुरू किया तो आपको बुक पढ़ने में कैसा लग रहा है? हाँ, पहले पहले अच्छा नहीं लगता था, वो तो आपकी अपनी कंडीशनिंग भी है कि कई साल से आपका पढ़ना बंद हो रखा है, पढ़ने की आपकी रुचि नहीं है, सुनने की आपकी रुचि ज़्यादा है। वो आपका एक अपना स्टाइल है, सबका अपना अपना स्टाइल। कोई लोग को लिख के ही समझ में आता है, कोई लोग को पूछ के ही समझ में आता है, कोई लोग को चुप रह के ही समझ में आता है। सबका अपना अपना स्टाइल है। कोई बहुत बोल रहा है ज़्यादा समझेगा ऐसा बिल्कुल नहीं है, कोई चुप है नहीं समझेगा ऐसा भी नहीं है। सबकी अपने अपने तरीका है ना, सबका अपना कोई तरीका है। क्या बात हो गई, क्या बोल रहा था मैं? है हाँ, कल कैसा लगा? तो कितने लोगों को कल मानव व्यवहार पढ़ने, दर्शन पढ़ने में आराम लगा? ठीक, जिनको कल नहीं लगा उनको आज लग जाएगा। तो अब कृपया करके अपने अपने समूह में हो जाएं और कल जहाँ से आपकी यात्रा थी वहाँ से यात्रा शुरू करें। खुद पढ़ के समझना है, ये संकल्प अपने भीतर लाएं। सोम भाई तैयार करके स्पून में नहीं डालेंगे, सोम भाई डाल भी देंगे तो नहीं पचेगा, ठीक है। तो सोम भाई की इतनी ही भूमिका है, या अजय भाई की, या किसी और भाई की इतनी ही भूमिका है कि बुक से पढ़ के मुझको समझने का कॉन्फिडेंस आ जाए। पढ़ना मुझको है, समझना मुझको है, ये मेरी ज़रूरत है, मेरी जिम्मेदारी है, इसमें किसी का सहयोग किसी अर्थ में हो सकता है।
तो अपनी अपनी जिम्मेदारी पे खड़े हो जाओ, आगे बढ़ो। देश दिशा काल का मतलब है कि इस समय इस सौर मंडल के अर्थ प्लैनेट पे ये निकोरा में स्थित है, इसलिए देश का मतलब हो गया किसी एक, है ना, इस पूरे ब्रह्मांड के किसी एक गैलेक्सी में, किसी एक सौर मंडल में, किसी एक प्लैनेट के किसी गुजरात में निकोरा गांव में स्थित है। ये देश हुआ। दिशा क्या है? अब निकोरा गांव कहाँ पे है? तो उसका अक्षांश देशांश, जब अक्षांश और देशांश में खींचते हैं तो हम उसकी क्लियर लोकेशन बता सकते हैं कि ये लोकेशन यहाँ पे है। तो देश, दिशा, लेकिन ये दिशा तो उसकी फिजिकल है, इकाई के रूप में उसकी दिशा क्या है? तो या तो ह्रास की ओर है या विकास की ओर है। इस इकाई का काल क्या है? तो 70-50 हो गया, 20 बाकी है। इस शरीर यात्रा का क्रिया की अवधि काल है। तो जीवन इस शरीर के माध्यम से व्यक्त होता है। तो 50 इस शरीर का पूरा हो गया है, 20 बाकी, बस इतनी सी बात। तो अब इस इकाई के बारे में पूरी सूचना आ गई। तो इकाई का देश दिशा काल से इकाई है कहाँ पे ये पता चलेगा। ये 16 तारीख तक देश दिशा काल ये है। 16 तारीख के बाद देश दिशा काल बदल जाएगा। रूप गुण स्वभाव धर्म नहीं बदलेगा, और व्यापक और धीरे धीरे रूप भी बदल ही रहा है। गुण और स्वभाव मानव के रूप में, रूप और गुण तो परिवर्तनशील ही है लगातार। स्वभाव धर्म स्थिर होता है। अपनी समझ के साथ हैं तो मानव के स्वभाव धर्म के साथ हैं, अपनी समझ के साथ नहीं है तो पशु के स्वभाव धर्म के साथ, वो हमको स्वीकार नहीं है। तो इस रूप में एक इकाई के बारे में 3 तरह से उसको समग्रता में, टोटलिटी। हेलो। नंबर 1, इकाई मूल ऊर्जा में ऊर्जित है। नंबर 2, मूल ऊर्जा में ऊर्जित होने के आधार पर इकाई रूप गुण स्वभाव धर्म के रूप में व्यक्त है। तीसरा, इकाई का कोई लोकेशन है। देश दिशा, जब दिशा की बात कर रहे हैं तो हेलो, और फिजिकल दिशा शरीर का है, जीवन का दिशा ह्रास और विकास की ओर है। बढ़िया, और बोलिए, आगे चलें। चलिए, तो सृष्टि दर्शन पेज नंबर 1। भैया सृजन और पोषण में थोड़ा अंतर समझना था, चारों अवस्थाओं के कंटेक्स्ट में। कि जब सृजन कह रहे हैं तो इकाई प्लस इकाई है, पोषण कहा तो इकाई प्लस अनुकूल इकाई, दोनों में इकाई का मिलना ही एक मैसेज जा रहा है। लेकिन हमको ये समझना था कि पदार्थ अवस्था में सिर्फ सृजन की बात कर रहे हैं, वनस्पति में भी सृजन है और बाद में पोषण है, और चारों अवस्थाओं में इसका अंतर क्या है सृजन और पोषण का? नहीं, जब पोषण की बात कर रहे हैं तो मतलब बेसिकली जब यदि पदार्थ प्राणावस्था की बात कर रहे हैं तो इकाई प्लस अनुकूल इकाई होने से उसमें सृजन हुआ है ना। तो इकाई प्लस अनुकूल इकाई शरीर के इकाई के पोषण के अर्थ में है, उसके मेंटेनेंस के अर्थ में भी है। ठीक है, तो इकाई प्लस इकाई जब सृजन की बात कर रहे हैं तो बेसिकली वो पोषण क्रिया से संपन्न हो पा रहा है। तो इकाई प्लस अनुकूल इकाई उसका पोषण हो गया, इकाई प्लस माइनस अनुकूल इकाई माइनस अनुकूल इकाई उसका शोषण हो गया। पोषण पूर्वक सृजन होता है, शोषण पूर्वक विसर्जन होता है ना। और जड़ संसार में कहेंगे तो सृजन कैसे हुआ, तो एक दीवार बनना है तो ईंट के ऊपर ईंट ही रखना पड़ेगा, तो इकाई प्लस इकाई वहाँ पे सृजन हुआ
है ना, इकाई में से इकाई माइनस कर दिया, जो इकाइयाँ हैं पहले से उसमें से कोई इकाई माइनस कर दिया तो उसका विसर्जन हो गया। तो बेसिकली प्राणावस्था को जब जब प्राणावस्था के क्रम में चर्चा कर रहे हैं तो शोषण पोषण वहाँ की बात कर रहे हैं। भैया हाँ जी, ये पदार्थ का थोड़ा नहीं समझा है। पदार्थ का संगठन एवं रचना कहाँ पे है? पहले पेज पे है। पहले पेज पे है। हाँ, और उसमें सृष्टि में दिया है, सृष्टि का मतलब है पदार्थ का संगठन एवं रचना और समृद्ध धरती तथा धरती पर चारों अवस्थाओं का प्रकाशन सृष्टि है। तो ये पदार्थ का संगठन एवं रचना क्या है? और नीचे है पदार्थ का उन्होंने दिया है पदभेद से अर्थभेद को स्पष्ट करने वाली वस्तु, वो भी क्लियर नहीं हुआ है बिल्कुल। हाँ, तो एक तो पदार्थ का संगठन का मतलब है कि पदार्थ के जब संगठन की बात कर रहे हैं तो पद के रूप में बोला कि पहले पदार्थ को समझते हैं, पद भेद से अर्थभेद। तो 4 पद हो गए। तो एक पद हो गया प्राण पद। प्राण पद का मतलब है कि गठनशील परमाणु या तो पदार्थ या तो मटेरियल किंगडम के रूप में है या प्लांट किंगडम के रूप में है, और उस तरह से वो आपस में एक्सचेंज होता रहता है। या मानव के शरीर में भी जाएगा तो वापस मानव मर के मिट्टी में आ गया, तो उसमें गठनशील परमाणु की यात्रा है। दूसरा कह रहे हैं कि गठनशील से गठन पूर्ण हो गया, तो इसको भ्रांत पद कह रहे हैं। तो गठन पूर्ण परमाणु जीवन या तो पशु शरीर को चलाएगा या मानव शरीर को चलाएगा, जीव और मानव के बीच में घूमेगा। तो ये उसकी यात्रा हुई। अब आगे की और बात करेंगे तो क्रियापूर्ण और आचरण पूर्णता की बात करेंगे। तो उस क्रम में कह रहे हैं देवपद और दिव्य पद। तो 4 अवस्थाएं हैं, उसमें 4 पद को हमने पहचाना। 4 पद को हमने संक्रमण के रूप में पहचाना कि गठनशील से गठन पूर्ण हो गया तो वापस गठनशील नहीं होगा, गठन पूर्ण से क्रियापूर्ण हो गया तो वापस नहीं होगा, और आचरण पूर्ण हो गया तो वापस नहीं होगा, ऐसा हमने पहचाना। तो इस क्रम में कह रहे हैं कि पदार्थ क्या है। पदार्थ में भी देखा कि गठनशील परमाणु में भी मास है लेकिन वेट साथ में है। जब गठन पूर्ण परमाणु की बात की तो मास है, वेट नहीं है। तो कुल मिला के क्या हो रहा है, संगठन, पदार्थ का संगठन एवं रचना हो रहा है। अब संगठन एवं रचना का मतलब है कि जब पदार्थ का संगठन की बात कर रहे हैं तो उसमें अणुओं की एक संख्या का कम ज़्यादा होना, और एटम के अंदर जो उसका विन्यास है, जो कॉन्फ़िगरेशन है, उसका बदलते रहना। तो इस संगठन विघटन के क्रम में कुछ हो रहा है, उससे ही चीज़ें बदल रही हैं। जब पदार्थ को पदभेद से अर्थभेद के रूप में कह रहे हैं तो पदार्थावस्था से ज्ञानावस्था के बीच में सारा ये फैलाव कैसा दिखाई देता है। मूल रूप में गठनशील परमाणु, गठनपूर्ण परमाणु। तो गठनशील परमाणु में उसका कॉन्फ़िगरेशन बदलता है और गठनपूर्ण परमाणु में अमर रहता है। दोनों के संगठन और रचना, जब रचना की बात कर रहे हैं तो फिर इकाइयों में रचना विरचना की बात कर रहे हैं। संगठन का मतलब परमाणु में भी उसका कॉन्फ़िगरेशन बदलता है, संगठन विघटन उस अर्थ में कह रहे हैं, उससे सारी सृष्टि प्रकट है। संगठन और रचना में क्या डिफरेंस हुआ? संगठन तो समझ में आ गया। देखिए, रचना विरचना जब कह रहे हैं तो वो इकाई के स्वरूप में है ना। जब संगठन परमाणु के स्वरूप। तो रचना यानी अवस्था से रिलेटेड हो गया ज्यादा। हाँ, अवस्था से रिलेटेड हो। ठीक हो गया। भैया, हाँ जी। नीचे लाइन में शून्य की जो परिभाषा दी है कि जो स्वयं में क्रिया नहीं है पर सभी क्रियाएं जिसमें समाहित हैं, तो हाँ। ये तो बहुत क्लियर है। लेकिन इसमें जो ब्रैकेट में 2 शब्द लिखे, आवेष्टित और आश्लिष्ट, भैया तो वो ये ना, इन 2 शब्दों की परिभाषा उसी पेज में है। आप कल भी उस दिन भी पूछ रहे थे। ये कुछ पुराने शब्द हैं जो परिभाषित कर दिए हैं, मेरे को इस बुक में नहीं दिख रहे हैं। हाँ, इसमें नहीं है। तो ये, और अभी कौन सी में, इस वाली में बड़ी है? वाली बुक में है। तो ये तो इससे बाद का वर्जन है। बात वाला है। हाँ, ऐसा क्यों कर दिया? इसका मीनिंग परिभाषा में नहीं है ना, इसका मिल जाएगा। हाँ ठीक, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो पुराने कुछ शब्द हैं जो शास्त्रों में है, उन शब्दों को कहीं कहीं जहाँ जरूरत नहीं है उसको हटा दिया है।
और नेक्स्ट पेज में भैया जो मूल चेष्टा की परिभाषा लिखी है, कल कहाँ? भी आपसे पूछा श्रम गति एवं परिणाम, हाँ तो ये समझना है। चलो, श्रम गति परिणाम को थोड़ा ठीक से समझ लेते हैं। है पूर्णिमा वाला काउंट ले लो आप। मूल ऊर्जा में ऊर्जित होने के कारण व्यवस्था में होने की प्रवृत्ति के साथ है। ये जो व्यवस्था में होने की प्रवृत्ति है, इसी को एक नाम दिया मूल चेष्टा। है ना? ये हमने अंश को देख के पहचाना कि ये व्यवस्था में होने की प्रवृत्ति के साथ है, कि परमाणु को देखकर ये समझ में आया कि ऐसा हुआ है। ये समझने लायक बात है। तो अध्ययन जो है उसी का किया जा सकता है। तो परमाणु है, इसलिए परमाणु का परमाणु है और निश्चित आचरण के साथ है। जो है और निश्चित आचरण के साथ है, उसी का अध्ययन किया जा सकता है ना? इसलिए वर्तमान में जीते हुए मानव को देख के उसका अध्ययन नहीं हो सकता है, क्योंकि वो अनिश्चित आचरण के साथ। इसलिए हमको मानव का स्वरूप समझ में आया, तो हमको इस मानव का भी पता चल रहा है कि ये क्यों ऐसा कर रहा है। तो क्या समझ में आया? कि हम गलतियों से नहीं सीखते हैं। सही का रेफरेंस उपलब्ध होता है तो उस रेफरेंस की रोशनी में अधूरापन समझ में आ जाता है। इसलिए समझने की प्रक्रिया सही का मूल्यांकन और भ्रम की समीक्षा के स्वरूप में हो जाता है। तो इस क्रम में परमाणु को देखकर ये समझ में आया कि ये बहुत सारे अंशों से मिलके बना है, लेकिन अंश अपने आप में, है ना, अंश का अपने आप में कोई निश्चित आचरण नहीं है, इसलिए उसको देख के हम नहीं पहचान सकते। परमाणु को देख के समझ में आया कि अंशों से बना है, और इसका मतलब है कि अंश मूल ऊर्जा में ऊर्जित होने के आधार पर व्यवस्था में होने की प्रवृत्ति है। व्यवस्था में होने की प्रवृत्ति है, ये हम इसलिए बोल पाए कि वो सारे मिलके परमाणु के स्वरूप में हो गए हैं। इससे सिद्ध होता है कि वो परमाणु, वो उसमें व्यवस्था में होने की प्रवृत्ति थी, इसलिए परमाणु के रूप में व्यक्त हुए हैं। तो रिजल्ट देखकर ये समझ में आता है कि पीछे की प्रक्रिया क्या हुई होगी। तो एक परमाणु का अध्ययन करने से ये समझ में आया कि मूल ऊर्जा में ऊर्जित होने के आधार पर अंश व्यवस्था में होने की प्रवृत्ति के साथ है। उसका प्रमाण है कि अंश मिलकर परमाणु रूपी व्यवस्था को व्यक्त करते हैं। इसलिए उसका अंश का मूल ऊर्जा में ऊर्जित होने के आधार पर व्यवस्था में होने की जो प्रवृत्ति, हेलो 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 हेलो, उसको मूल चेष्टा कहा, और इसी को चुंबकीय बल कहा। चुंबकीय बल कहना या विद्युत चुंबकीय बल कहना एक ही बात है। इसी को विद्युत चुंबकीय बल के रूप में पहचाना, और फाइनली इसी को हेलो, अरे यार ये बीच बीच में छूट जाता है। क्रिया को 3 भाग में कहा। एक तो कहा कि ये श्रम, गति और परिणाम। परिणाम कह रहे हैं तो जब ये श्रम, गति, परिणाम क्रिया कह रहे हैं तो वो इकाई को ही बोल रहे हैं ना, एकम। ऊपर डंडा नहीं लगाने से गुजराती हो जाता है। गुजराती विदाउट डंडा माँ, ये बात थी। कोई डंडे का कोई काम नहीं, मीठा ही मीठा में काम चल जाए।
और कुछ भी ओकेजन हो अपने खाने का जुगाड़ हो जाए। आओ चलिए, तो जब श्रम गति इकाई है तो किसी मात्रा सहित है ही। मात्रा की बात कर रहे हैं, जब गति की बात कर रहे हैं तो बेसिकली सम, विषम और मध्यस्थ गति की बात कर रहे हैं। और जब श्रम की बात कर रहे हैं तो श्रम का मतलब क्या है? बल। तो बेसिकली यही बल है। ये जो गति की बात कर रहे हैं यही शक्ति है। और ये मूल ऊर्जा में ऊर्जित है ही। तो देखिए बेसिकली जब श्रम कह रहे हैं तो श्रम क्या हुआ? एक परमाणु मूल ऊर्जा में ऊर्जित होके दूसरे परमाणु को पहचानने के अर्थ में गति करता है, तो ये श्रम हो रहा है कि नहीं? श्रम है। तो ये श्रम अभी नहीं चाहिए, ये श्रम हो रहा है। तो श्रम का इतना ही मतलब हुआ, इस श्रम के फलस्वरूप कुछ अंश मध्यांश में और कुछ अंश परिवेश में हो गए, और ये लगातार अपना काम कर रहे हैं, लगातार ये श्रमशील हैं। यहाँ तक ठीक हो गया? इसलिए बल को बेसिकली बल, जब श्रम कह रहे हैं, बल कह रहे हैं, तो इसी को बोल रहे हैं थोड़ा सा और मन लगाने, इसी को कह रहे हैं वर्तुलात्मक गति। ये उस इकाई के बल की वजह से इकाई के होने का स्वरूप है। और इसी को कह रहे हैं स्थिति। है वर्तुलात्मक बोल रहे हैं तो घूर्णन उसमें शामिल ही। वर्तुलात्मक बोलते ही घूर्णन उसमें इंक्लूड हो गया। बढ़िया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बहुत क्लियर, ठीक? क्या बोला? कौन बोल के बताएगा? कोई बोल के बताओ। हाँ जी, और कोई? और कौन बोल के बताएगा? हाँ जी, 2। और कौन बोल के बताएगा? 3। और कौन बताएगा? 4। ये थोड़ा आप धीरे धीरे वार्मिंग अप होती है। अच्छा, लिख रहा था। और कौन बताएगा? 5। और कौन बताएगा? 6, 7। और कौन बताएगा? 8। और कौन बताएगा? 5 से बोलता हूँ, और इस बार देखते हैं कितने लोग बताने के लिए तैयार होते हैं। हाँ, बता रहे हो? बोलो बोलो। जो मूल चेष्टा की बात हो रही है, तो बेजिक में जो अंश है उसके आसपास मूल चेष्टा है, और क्रिया के स्वरूप में इकाई या एकम को बोला गया है। तो बेजिक 3 चीज़ है, श्रम, गति और परिणाम। तो श्रम को बोला कि बल, तो बल माने कि जो वर्तुलात्मक गति करता है वो उसको होने के लिए बोला, और उसको स्थिति बोला हमने। और गति
तीन स्वरूप में है, स्थिति, सम, विषम और मध्यम, और परिणाम मात्रा के स्वरूप में होता है, इकाई के रूप में। सही बोला? बल को क्या बोला, फिर से बोलो। बल, श्रम माने कि बल, तो जो श्रम माने क्या? श्रम माने कि जो परमाणु वर्तुलाकार गति करता है उसमें ध्रुवण गति भी आ जाती है, तो उससे जो स्थिति बनती है, तो तीन प्रकार के जो बल है ना, बल नहीं है तीन, यश बल, ये ले कहाँ से कहाँ लेगा? नहीं ठीक है, वहाँ तक भी जाएगा, इसमें दिक्कत तो नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, पीछे माइक दो। मूल चेष्टा मतलब जो भी परमाणु है उसमें कुछ ना कुछ क्रिया तो हो ही रही है, हमेशा निरंतर है। माइक तोड़ कर लो। तो क्या क्रियाएं हो रही है? तो श्रम है, गति है और परिणाम है। श्रम मतलब जो वर्तुलात्मक गति करते हैं, मतलब वो कुछ तो हो रहा है, जो कुछ हो रहा है वो व्यवस्था के अर्थ में हो रहा है, मतलब वो बल है, वो कर रहा है, वर्तुलात्मक गति हो रही है, मतलब वो श्रम है। श्रम हो रहा है, उसकी वजह से गति हो रही है। तो गति तीन प्रकार की हो सकती है, यहाँ सम है, यहाँ मध्यस्थ है, यहाँ विषम है। सम मान ले वर्तुलात्मक गति से कुछ व्यवस्था की तरफ बन रहा है, सर्जन हो रहा है, तो वो सम है। अगर कुछ विसर्जन हो रहा है तो वो विषम है, वो कुछ टके रह रहा है, मतलब सम भी नहीं है और विषम भी नहीं है, बने रह रहा है, तो वो मध्यस्थ है। और श्रम की वजह से गति हो रही है, और गति का जो रिजल्ट है वो है परिणाम। कुछ कहना चाहती हो? हाँ जी, माइक दो इनको। बस वो सही है, थोड़ा श्रम में ऐड करना है कि ये जो इकाई है मूल ऊर्जा में से ऊर्जित है, तो मूल ऊर्जा में से ऊर्जित होने के बाद ये जो श्रम कैसे है, तो वो खुद ऊर्जित होती है और फिर वो दूसरी इकाई के साथ बने रहने के लिए जो मेहनत मतलब होती है, मतलब वो श्रम है। और हाँ, उस हिसाब से वो गति करता है वर्तुलात्मक गति होने के स्वरूप में, मतलब। ठीक है, बात पहुंच गई सब तक? आगे चल सकते हैं? ठीक हो गया? तो बेसिकली मैं यहाँ से चल के यहाँ तक गया, श्रम किया कि नहीं किया, इतना ही है बस। एक परमाणु में लगातार घूर्णन गति हो ही रही है, लगातार परिवेश में घूर्णन गति सहित वर्तुलात्मक गति हो ही रही है। ये सारी गतियाँ उसके होने के स्वरूप को बनाए हुए हैं, और ये श्रम लगातार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लगातार श्रम हो रहा है। और इसको कहा स्थिति। यदि श्रम है, यदि स्थिति है, तो उसका कोई व्यवस्था में भागीदारी भी होगा। स्थिति गति नित्य वर्तमान है, तो व्यवस्था में भागीदारी का स्वरूप गति के अर्थ में है। तो यदि सम विषम गति की बात करेंगे तो फाइनली इधर ही पहले पूरा कर लें, तो इसी अर्थ में हमको पदार्थ अवस्था उपलब्ध हो गया। पदार्थ के साथ लगातार, क्योंकि अभी भी वो मूल ऊर्जा में है ही है, उपलब्ध हो गई। प्राण के साथ श्रम लगातार मूल ऊर्जा में तुम्हारा जुगाड़ नहीं चलेगा, या तो इसको बदलो, है ना। दूसरा था प्लस श्रम, ज्ञान अवस्था बराबर श्रम। तो सारा श्रम विश्राम के लिए है।
ठीक हो गया? सब जगह चोटी पकड़ना है। चोटी महिला पुरुष दोनों में समान रूप से पाई जाती है। वो तो फिर दोनों में नहीं पाई। बाल तो गंजे तो दोनों ही हो सकते हैं ना। हाँ जी। वैसे ये भी सोचना पड़ेगा, पुरुष ही गंजे होते हैं, महिलाओं को तो गंजे देखा नहीं कभी है? मैन में प्रोविनेंट है। क्यों? अच्छा, अच्छा। वो जेनेटिकली प्रभावी और प्रच्छन्न बोलते हैं ना, तो मैन में प्रभावी होता है, डोमिनेंट होता है वो जीन रंगसूत्र, और फीमेल में नहीं होता है। वेरी रेयरली फीमेल आर बाल्ड। रियलिटी है, पता नहीं आगे जाके जीवन विद्या की रोशनी में अल्टर हो जाए तो मेरे सर पे बाल आ जाए। हाँ, ऐसा हो सकता है। भैया एक सेकंड, इसी के रेफरेंस में हमारे ग्रुप में प्रश्न आया था, तो बता के रख देता हूँ मैं, सिर्फ वो कब कवर करना है आप देख लेना। हाँ। कि सारा श्रम जो है वो पूर्णता के अर्थ में व्यवस्था के लिए, उन्नति के लिए, विकास के लिए और विश्राम के लिए ही है। पर मानव में अच्छा है ना, पदार्थ में नहीं लगाना उसको। मानव में विश्राम में होना ही स्वयं में व्यवस्था को पहचानना है। पदार्थ अवस्था अपने व्यवस्था के स्वरूप में है ही, प्राणावस्था के परमाणु अपने व्यवस्था के स्वरूप में है ही, है ना। उनको और कुछ नहीं करना है। तो पूरी प्रकृति एक व्यवस्था का स्वरूप है। तो सारे पदार्थ अवस्था के एटम को उठ के गठन पूर्ण होना है और उसको विश्राम में पहुंचना है, ऐसा नहीं कहा जा रहा है। तो श्रम के बिना, आखिरी इसमें एक लाइन है, श्रम के बिना कार्यकलाप फल परिणाम में ह्रास या विकास सिद्ध नहीं होता। हाँ, क्योंकि श्रम है तो ही ह्रास और विकास। पर श्रम से तो विकास ही है, सिर्फ पूर्णता के अर्थ में ही श्रम है सिर्फ। पूर्णता के अर्थ में नहीं। आप गलत दिशा में मानव श्रम कर देगा तो क्या होगा भाई? भ्रमित रहते हुए रूप बल धन पद के लिए श्रम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? कहाँ जा रहे हैं? विषम गति हो सकती। पद में कोशिश कर रहे हैं तब आप अपनी समझ से उन्नत होने के लिए ही कर रहे हैं। वो सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है, वो अलग बात है। वहाँ पहुँचते नहीं है क्योंकि सॉफ्टवेयर ठीक नहीं। कभी भी आदमी ऐसा सोच के कोई प्रयास करता ही नहीं है, कोई श्रम करता ही नहीं है कि अब आज मैं दुखी होना चाहता हूँ। वो अपने मानसिकता में, अपनी मान्यता अनुसार सुखी होने के अर्थ में ही करता है। बढ़िया। विकास और ह्रास की जो बात की, तो जब प्राण अवस्था पदार्थ अवस्था में कन्वर्ट होती है तो उसे हम ह्रास कहेंगे कि नहीं कहेंगे? नहीं, वहाँ उसको ह्रास कहना ठीक नहीं है। हमको वही कंफ्यूजन था कि जड़ तक वो उसे विरचना है। ह्रास और विकास की चर्चा मानव के संदर्भ में आती है। वो भी एक स्टेप नीचे आ गया ना, तो अवनति एक स्टेप नीचे आ गया ताकि वो स्टेप लगातार बना रहे। तो मानव के शरीर में यदि उस तरह से ह्रास और विकास की चर्चा लक्ष्य के अर्थ में ज़्यादा है, बाकी संदर्भ अनुसार उसको देखेंगे तो मानव के शरीर में बुढ़ापा आना है ना, तो उसको उसके अर्थ में कहा होगा तो मेरे को देखना पड़ेगा। लेकिन मुझको क्या लगता है कि भाई बुढ़ापा आना उसका शरीर का एक नेचुरल स्टेट है ना। तो यदि हम मतलब इस बात को भी चोटी पकड़ के फिर से देख सकते हैं कि यदि किसी भी क्षण में देखेंगे तो कोई बच्चे का जन्म हो रहा है, उसी क्षण में कोई शमशान घाट में पहुंच रहा है, उसी क्षण में कोई नीम पैदा हो रहा है, उसी क्षण में कोई नीम मर रहा है।
लेकिन भौतिक रासायनिक संसार में देखेंगे तो इकाइयों की निरंतरता नहीं है, लेकिन परंपरा के अर्थ में निरंतरता है। एक नीम हमेशा रहेगा ये संभव नहीं है, पर नीम हमेशा रहेगा परंपरा के रूप में, ये बिल्कुल ठीक है। एक आदमी की जवानी हमेशा रहेगी ये संभव नहीं है, लेकिन जवानी हमेशा रहेगी। तो जब तक बाप की जवानी ढलना शुरू होती है तब तक बच्चा फुल जवानी में आ जाता है। यदि मानव के रूप में ध्यान रहेगा तो कुछ भी खराब नहीं लगेगा, कुछ भी इससे परेशानी नहीं होगी, हम उसको स्वीकार ही पाएंगे। हाँ, मेरी जवानी बनी रहे ये आग्रह, क्योंकि वो परिवर्तनशील है, उसकी परिवर्तनशीलता को स्वीकारना, तो जीवन की अमरता को स्वीकार लेते हैं तो शरीर की परिवर्तनशीलता स्वीकार हो जाती है और फिर शरीर का मरना भी स्वीकार हो जाता है। जीवन अमर है ये पहचानने के क्रम में ही शरीर की नश्वरता स्वीकार होती है। अभी हम बात करते समय बोल देते हैं कि हाँ शरीर तो मरने ही वाला है, पर ये केवल भाषा है ना, ये हमारा स्वीकारा हुआ नहीं है। बढ़िया। तो इससे ये समझ में आया कि भौतिक रासायनिक संसार में एक इकाई की निरंतरता नहीं है, लेकिन परंपरा के रूप में निरंतरता है। जीवन की जगह में कहेंगे तो इकाई की निरंतरता है, लेकिन सुख दुख साथ साथ में है। जागृत जीवन की बात करेंगे, जागृत मानव की बात करेंगे तो इकाई की भी निरंतरता है और सुख की भी निरंतरता है। ऐसा धीरे धीरे शिफ्ट आ रहा है। भाई इसमें कन्फ्यूज़न इसके लिए हो रहा था कि इसमें ऐक्य और सहवास की डेफिनेशन है, थोड़ा आगे है, उसमें लिखा है कि सहवास के अनंतर उन्नति की और प्राप्त संवेगों की प्रेरणा संज्ञा है तथा उसके विपरीत प्राप्त संवेगों की प्रतिक्रांति अथवा हरा संज्ञा है। हाँ। और ये पूरा चैप्टर पदार्थ के संदर्भ में हम पढ़ रहे थे। नहीं, वहाँ फिर ये मानव के संदर्भ में हो गया। हाँ। कि एक मानव दूसरे मानव के संपर्क में आता है तो संपर्क में आने से वो न्याय धर्म सत्य की ओर गया कि प्रिय हित लाभ की ओर गया। तो हम माँ बाप की वजह से हमारे बच्चे प्रिय हित लाभ की ओर चले गए, तो हम खुद दुख पूर्वक जिए और अपने बच्चों को आशीर्वाद दिया, बेटा तुम भी दुखी रहोगे, चिंता मत करना। संपर्क में हम मानव का संपर्क किस अर्थ में है, यहीं पे बात आई कि आखिर परिवार है किस अर्थ में, क्यों हम एक छत के नीचे हैं। तो पशु का साथ साथ रहना और मानव का साथ साथ रहना, दोनों में कोई अंतर है कि नहीं है। तो पशु का साथ साथ रहना वंश परंपरा के अर्थ में है, आहार निद्रा भय और प्रजनन के अर्थ में है, लेकिन मानव का साथ साथ रहना इतने से तृप्ति नहीं हुआ। इसलिए मानव के साथ साथ रहने का मतलब है कि न्याय धर्म सत्य की समझ आ जाए, जीना आ जाए, साथ में फिर शरीर का जो आवश्यकता है वो बना ही रहता है। इसलिए चलिए, तो ये हमारी एक क्लैरिटी बनी। फिर इधर जब बात कर रहे हैं तो यहाँ पे देखें तो सारा कुछ, सारा श्रम की दिशा में हम जब जा रहे हैं तो प्राण अवस्था तक केवल गठनशील परमाणु है, प्राण अवस्था तक केवल गठनशील परमाणु है, जीव अवस्था के बाद गठनशील और गठनपूर्ण दोनों हैं, है ना, और यहाँ के बाद है ना जीवन में जागृति की बात है। ये स्थिति है तो गति क्या होगी, तो इसको कहा श्रम गति। तो गति के रूप में फाइनली तो यहाँ गति को कह रहे हैं, इसकी को कह रहे हैं कंपनात्मक गति। तो बेसिकली कंपनात्मक गति व्यवस्था में भागीदारी का स्वरूप है। कंपनात्मक गति व्यवस्था में भागीदारी का स्वरूप है ना, रहने का स्वरूप। तो रहने के स्वरूप में जाएंगे तो तमाम जो कुछ भी है इसमें ये सब शामिल ही है ना, अलग अलग नहीं है। लेकिन फाइनली कह रहे हैं इसका डेस्टिनेशन क्या है, मानव की जगह में जाएंगे तो मानव में आचरण की पूर्णता हो जाए, ये सारी गति का गंतव्य है। आचरण की पूर्णता हो जाए, ये गति का गंतव्य है। तो विश्राम स्थिति है, आचरण पूर्णता
गति है। अनुभव संपन्नता विश्राम की स्थिति है, लेकिन विश्राम की स्थिति हो गई तो परिवार में समाधान समृद्धि को प्रमाणित किया तो मानव, अखंड समाज के अर्थ में अपनी भागीदारी को प्रमाणित किया तो देव मानव, और चारों अवस्थाओं में संतुलन के अर्थ में अपनी भागीदारी को प्रमाणित किया तो दिव्य मानव। तो ये आचरण पूर्णता को प्रमाणित करना, दिव्य मानवीयता को, दिव्यता को प्रमाणित करना, है ना, ये आचरण की पूर्णता है। मात्रा की बात करेंगे तो किसी स्थिति तक, पदार्थ अवस्था, प्राणावस्था तक ये गठनशील परमाणु है। फाइनली ये गठनशील से गठन पूर्ण हुआ तो गठन पूर्ण हो जाना, इसको बोला परिणाम का अमृतत्व। परिणाम का अमृतत्व, परिणाम अमर हो गया तो परिणाम का अमृतत्व परिणाम का डेस्टिनेशन है ना। अब मात्रा बदलेगी नहीं, है ना, इसी को अमरता कहा। गति फाइनली मानव में आचरण पूर्णता के रूप में प्रमाणित होती है। श्रम फाइनली मानव में विश्राम के रूप में। तो श्रम का विश्राम, गति का गंतव्य, इसी को गंतव्य कहा। यही हमारा गंतव्य है। गंतव्य मतलब डेस्टिनेशन, ये हमारा डेस्टिनेशन है। ये उस डेस्टिनेशन की स्थिति है। वो अपने आप में होने के स्वरूप में अमर है, स्ट्रक्चरली अमर है, स्थिति के रूप में विश्राम में है, और मंजिल के रूप में दिव्यता को प्रमाणित किया। बढ़िया। तो सृष्टि में सभी इकाइयां श्रम गति क्रिया स्वरूप में है। क्रिया को एक्सप्लेन किया तो श्रम गति परिणाम के स्वरूप में है। भैया ये बीच वाला जो है कंपनात्मक गति और उसके रिलेटेड आचरण पूर्णता है। हाँ, फिर से मतलब ये जो गति में जो लिखा है ना कंपनात्मक गति और उसको रिलेट किया आचरण पूर्णता, तो उसको मानव के रेफरेंस में कैसे समझे? हाँ, जैसे एक मानव है, एक मानव सुबह सुबह मेरे को नहाते नहाते एक बढ़िया एग्जांपल, देखो जिंदगी में देखें, खाने को ही ले लेते। खाना खाना क्या है? सम, सृजन के अर्थ में है। और ज्यादा खा लिया तो क्या है? तो ज्यादा खा लिया तो सम गति सम आवेश में बदल गई। अब आवेश क्या होगा? अब ये विषम में बदल जाएगा। और विषम में होने के बाद क्या करेंगे? विषम में बने रहना चाहेंगे कि सम में आना चाहेंगे? तो फिर सम में आना चाहेंगे। तो इसका मतलब है कि जो भी हम श्रम कर रहे हैं वो फाइनली विश्राम के अर्थ में है ना। जो भी गति मानव में है, हम जो भी हमारी स्थिति है उसके अनुसार ही हम व्यवस्था में भागीदारी कर रहे हैं। तो यदि मेरा मनस्थिति ठीक है तो मैं ठीक एक्ट कर रहा हूँ, मनस्थिति ठीक नहीं है तो मैं अव्यवस्था में भागीदारी कर रहा हूँ। तो बेसिकली जब मानव में श्रम सम, विषम और मध्यस्थ कह रहे हैं, तो यदि मानव की बात करेंगे तो जीवन की बात कर रहे हैं, तो सम का मतलब है जागृति की ओर। लेकिन ये सम जागृति होने की का पता नहीं है, तो यदि हमको लगता है कि मैं शरीर हूँ, तो फिर कुल मिला के रूप बल धन पद और इंद्रियों से सुखी होने की तरफ जाऊँगा, उसी को सम मानता हूँ। कंफर्टेबल जोन बढ़ जाए, है ना, यश रूप बल धन पद से यश बढ़ जाए, ये सम करने जाता हूँ तो ये विषम हो जाता है। तो सम, विषम, मध्यस्थ, तो सही अर्थों में अध्ययन अपने आप में एक सम घटना है। हम अध्ययन में श्रम कर रहे हैं। अध्ययन पूर्वक किया गया श्रम हमारी स्थिति को पहले से उन्नत बना देता है,
और जीव चेतना से मानव चेतना में हम शिफ्ट होते हैं, तो मानव चेतना की निरंतरता है, ये मध्यस्थ है। तो सम गति मध्यस्थ में कन्वर्ट हो जाए, इसका नाम अध्ययन है। भाई हम पठन कर रहे, चर्चा कर रहे, सोच रहे, निष्कर्ष निकाल रहे, ऑब्जर्वेशन ले रहे, ये सब कुछ करते हुए भी अभी मान लीजिए पठन होता है और चित्रण में शब्द स्थिर होता है, तो कम से कम बोलना आ गया। तो आपस में मेरे को लगता है कि इसको भी हम ध्यान में रखें। बोले बोलता तो है पर आचरण अनुकूल नहीं है। अरे बोलता अच्छा है, ये भी कम है क्या? गाली देता तो क्या कर लेते? तो जितना है उसको अप्रिशिएट नहीं करोगे, क्या कमी है उसको देख के बताओगे। तो पहले कम से कम बात अच्छी करता है, ये भी अच्छी बात है। आज बात अच्छी करता है, कल अच्छा जिएगा भी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि मानव की बात करेंगे तो सम विषम मध्यस्थ मिलके ही उसका व्यवस्था में भागीदारी का स्वरूप बनता है, वही कंपनात्मक गति है। ये बात ध्यान में आए। स्थिति गति वर्तुलात्मक गति होने का स्वरूप है, कंपनात्मक गति व्यवस्था में भागीदारी का स्वरूप है। कंपनात्मक गति के मूल में जाएंगे तो 3 तरह से भागीदारी करते हैं, सृजन के अर्थ में, विसर्जन के अर्थ में और मध्यस्थ के अर्थ में। तो न्याय धर्म सत्य मध्यस्थ है, समाधान मध्यस्थ है, क्योंकि समाधान किसी के पक्ष या विपक्ष में नहीं होता है। न्याय धर्म सत्य किसी के पक्ष या विपक्ष में नहीं होता है। जो किसी के पक्ष या सम किसी के पक्ष या विपक्ष में हो सकता है, सम आवेश जब बनता है। तो सही अर्थों में समगति मध्यस्थ के अर्थ में होती है, और यही हमारा व्यवस्था में भागीदारी का स्वरूप है। ठीक हो गया। तो स्थिति गति, सारी स्थिति गति किसकी है? या तो गठनशील परमाणु की या गठनपूर्ण परमाणु की। गठनशील परमाणु होगा तो कहाँ होगा? रचना विरचना क्रम में होगा। गठनपूर्ण परमाणु कहाँ होगा? या तो पशु शरीर को चला रहा होगा, या भ्रमित मानव शरीर को चला रहा होगा, या जागृत मानव शरीर को चला रहा होगा। भ्रमित शरीर को चला रहा होगा तो एक लेवल का एक्सप्रेशन होगा, कल्पनाशीलता के साथ मानव शरीर के साथ होगा, ज्ञान के स्वरूप में होगा तो जागृत मानव के रूप में होगा। इसलिए क्या बोला? परिणाम का अमृत, ये उसका अंतिम स्थिति है, उससे और कुछ नहीं होना है। या तो परिणाम बदलता रहेगा, मात्रा बदलती रहेगी, या उसकी अमरता आ जाएगी। अमरता आने के बाद और कुछ होगा, अब इसमें कुछ नहीं होना है। श्रम का विश्राम हो गया तो अब और कुछ होना है, इसमें और कुछ नहीं होना है। गति का गंतव्य आ गया, अब और कुछ होना है, तो उसकी निरंतरता है। तो परिणाम का अमृत्व है तो अमृत्व की निरंतरता है। श्रम का विश्राम है तो विश्राम की निरंतरता है। गति का गंतव्य है तो गंतव्य की निरंतरता है। यही पूर्णता की परिभाषा भी है, निरंतरता ही पूर्णता है। निरंतरता ही पूर्णता है। पूर्णता कम अधिक से मुक्त होता है। पूर्णता किसी के पक्ष और विपक्ष में नहीं होता है। पूर्णता सम और विषम नहीं है, पूर्णता मध्यस्थ है। बढ़िया, कितना सुंदर है ना सर? वो है अद्भुत है, वाकई में अद्भुत। जैसे शिविर करते हैं, उसके बाद आदरणीय नागराज जी के वीडियो सुनते हैं तो उनकी भाषा समझ में आती है, हाँ सरल है। लेकिन उनकी पुस्तक जब देखी मैंने यहाँ आने के बाद अध्ययन शिविर में, तो बहुत क्लिष्ट है, बहुत कठिन है। क्लिष्ट नहीं है भैया, वो क्लिष्ट नहीं है, हम हल्के हैं, ऐसा क्यों नहीं बोलते हो? नहीं, मैं उसमें जो समझा इसको वो नहीं, ये उसको हो ठीक कर लो कि हमारे पास अभी वस्तु भाषा है, मानव भाषा नहीं है। तो बिल्कुल वैसे ही है कि अपने को पुरुष बना लिया और जो समझा उसको महापुरुष बोल दिया। जो महापुरुष था वो पुरुष था, हम भ्रमित थे। हाँ ठीक है। नहीं, मैं उसमें जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है, नहीं समझ रहे, नहीं समझ रहे। जो कहना चाहता हूँ वो सुनते नहीं हो, नहीं वो तो अपनी अपनी सुनाते हो। हम पुरुष सुन नहीं भी बन लिया, पाए इसलिए उनको महापुरुष कह रहे हैं। सुन भी लिया करो।
है ना। तो मूल बात क्या निकली, ये क्लिष्ट नहीं है, हम हल्के हैं। हाँ ठीक है, नहीं मैं सर कुछ और मेरे क्या एक्सप्रेशन उतना अच्छा नहीं जितना आप तो अल्टीमेट है ना। तो सुनिए, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जैसे वो आदरणीय नागराज जी बोलते समय भाषा पकड़ना आसान है, उनका लिखा हुआ पकड़ने का कारण शायद ये रहा होगा, ऐसा मैं सोचा, अनुमान लगाया मैंने कि ये लिखते समय, लिखने के बाद किताब किसी पर जाए तो विवाद ना हो, जो भी शब्द ऐसा नहीं है। लिखते समय अस्तित्व केंद्र में है, बोलते समय सामने वाला केंद्र में है। अस्तित्व जैसा है वैसा लिखेंगे। अब बच्चे से बात कर रहे हैं तो क्या करेंगे, फिर बच्चे के हिसाब से बात करेंगे। हाँ, तो उनको सुनने में थोड़ा आसान लगा मुझे, ये थोड़ा सुनने में आसान लगा। और कोई नागराज जी से बात करने आता था ना, नागराज जी से बात करने के लिए 10 साल की तैयारी चाहिए थी। हाँ, और किताब पढ़ने में तो शायद जीवन लगेगा। नहीं, जीवन नहीं लगेगा, मतलब उनसे कोई नया व्यक्ति जब बात करने आता था तो बात नहीं कर पाता था, तो हमको बीच में बैठना ही पड़ता था। उसकी बात ठीक से इन तक पहुंचा दें और इनकी बात इन तक पहुंचा दें, ऐसा हमको साथ में बैठना होता था, क्योंकि वो जो बोल रहे हैं वो सामने वाला पकड़ेगा नहीं। एक बार एक छत्तीसगढ़ SCRT से एक महिला इंटरव्यू लेने आई, वो शिविर करके बहुत उत्साहित हो गई, बोली मैं बाबा जी का इंटरव्यू लूँगी। 2 क्वेश्चन पूछे, बाबा जी ने डांट दिया, बोले तुमको तो इंटरव्यू लेना आता नहीं है। इंटरव्यू नहीं हुआ, वो बीच में उसको रोकना पड़ा। अच्छा, एक चीज और समझना मैं चाह रहा था, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो भी जिंदा रहने के धरातल से ही आते हैं। ठीक बात। तो ऐसे व्यक्ति से बात करना जो ज्ञान की उस चोटी पे बैठा होगा, उसके लिए अपनी भी तो तैयारी चाहिए। हाँ, उनको समझने के लिए भी अपना एक स्तर उनसे होना क्या चाहिए। पूछना है ये भी तो पता हो। हाँ, एक स्तर होना चाहिए, ठीक बात। हाँ। अब मैं थोड़ा एक सर इसी पे पूछ रहा था, कल पूछना भूल गया मैं, कि आपने बताया कि गठनशील परमाणु में वर्तुलात्मक गति ज्यादा है, गठनशील परमाणु में वर्तुलात्मक गति ज्यादा है, कंपनात्मक कम है, इसलिए उसका एक्सप्रेशन भी फिजिकल है। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। जब अपन गठन पूर्ण हो गया हो तो कंपनात्मक ज्यादा हो गई, तो मैं उसको थोड़ा उदाहरण से समझना चाह रहा था। जैसे कोई गर्म चीज पे मेरा हाथ रखा है, तो वो इंद्रियों से वो सिग्नल पहुंचा ब्रेन में, CPU में, वहां से वो कंपन में कन्वर्ट हुआ, वो कंपन पहुंचा जीवन में, जीवन ने बोला जल जाओगे, तो उसने फिर कंपन से सिग्नल दिया ब्रेन को, ब्रेन ने हाथ को बोला हट जाओ यहाँ से, तो हट गए गर्म चीज से। तो आप 1-2 बार कुछ दिन पहले बोले थे, पर वो जल्दीबाजी में निकल गया दिमाग से। ये बहुत ही जबरदस्त, इसी पे शायद ये सारी टेक्नोलॉजीज बाद में डेवलप हुई कि मनुष्य शरीर के हम कुछ भी करें वो सिग्नल अल्टीमेटली कंपन में कन्वर्ट हो रहा है। जीवन तो कंपन समझता और कुछ समझता नहीं है। जैसे कंप्यूटर वो 0-1 की लैंग्वेज समझता है, अब मुझे पता नहीं, मैं पूरा भूल गया अब। तो इसको थोड़ा सा और 1-2 उदाहरण दे रहा हूं, बहुत ही जबरदस्त है। तो कैसे हर एक्टिविटी ब्रेन में जाके कंपन में कन्वर्ट हो गई, तो जीवन समझा, और जीवन ने जो सिग्नल दिया वो भी कंपन के रूप में दिया, जो ब्रेन जबकि एक रासायनिक इकाई है, आपने बोला था रासायनिक क्रिया का चरम ब्रेन है। साइंस मान रहा है ब्रेन ही शरीर चला रहा है, वो जीवन को, मन को, आत्मा को मानता नहीं। हम कह रहे हैं ब्रेन तो CPU है, चला तो जीवन रहा है। तो इस पर थोड़ा सा कुछ और आप, क्योंकि हर विषय पर अच्छा बोल लेते हैं ना, तो थोड़ा पकड़ में आ जाएगा तो और बोल लेंगे, हम भी समझ भी लेंगे। हाँ जी, विश्राम की स्थिति को क्रिया पूर्णता कह सकते हैं। हाँ, यही क्रिया पूर्णता। इसमें जैसे अभी ऑब्जेक्टिवली देखे तो जैसे श्रम है, तो सारा श्रम विश्राम के लिए है। अभी श्रम को वर्तुलात्मक गति कहा है, तो जैसे जो विश्राम के स्टेट में चला जाता है कोई भी, जैसे ये गठनपूर्ण परमाणु। देखो, एक बात बना के रखना, जब हम चर्चा कर रहे होते हैं तो उसको ऐसे अलग अलग शब्द में बताते हैं, लेकिन क्या ये संभव है
यदि मैं इस पेन की बात करूं तो पेन अपने आप में कंप्लीट है। पेन का मतलब है कि इसमें इंक है, एक प्लास्टिक है और इसकी एक भागीदारी है। क्या दोनों को अलग करके देख सकते हैं? समझने की दृष्टि से समझ सकते हैं, लेकिन पेन अपने आप में कंप्लीट है। तो स्थिति गति अविभाज्य है। हाँ, स्थिति गति अविभाज्य है। जब गति शब्द बोल रहे हैं स्थिति है ही है, जब स्थिति बोल रहे हैं तो गति है ही है। इसको ऐसा दो टुकड़े करके नहीं देख सकते, इसको ध्यान में बनाए रखें। मतलब कंपनात्मक गति उस वक्त हाईएस्ट हो जाती है जब, हाँ, कंपनात्मक गति हाईएस्ट हो गई। हाँ। का मतलब है वह एक्सप्रेशन, उसका प्रभाव क्षेत्र का एक्सप्रेशन ज़्यादा आ रहा है। तो उस वक्त वर्तुलात्मक गति होती है ना? होती है। ओके, होती है। ये अणु में जो श्रम हो रहा है, मतलब वर्तुलात्मक गति हो रही है। हाँ, तो अणु में नहीं, परमाणु में हो रही है। हाँ, परमाणु में। तो उसका परिणाम है वो कंपनात्मक गति है। हाँ, कंपनात्मक गति मतलब जो मध्यांश के कण हैं, जो मध्यांश के अंश हैं, उनकी घूर्णन गति, साथ में कंपन उसमें रहता ही है मौलिक रूप में, और परिवेश में स्पिन के सहित ऑर्बिटल मोशन एज ए होल, परमाणु एज ए होल में जो एक प्रभाव बना उसको कंपनात्मक गति कह रहे हैं। कंपनात्मक गति दूसरी इकाइयों के साथ उसके जुड़ने का स्वरूप है, दूसरी इकाइयों के साथ में रहने का स्वरूप है। जैसे किसी भी परमाणु में जो टेबल है उसमें उसका लिखे रहते हैं ना, वो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मेलिएबिलिटी और क्या क्या, और 2-4 कैरेक्टर और लिखे रहते हैं। तो बेसिकली अब उसका एक्सप्रेशन ऐसा आ रहा है। तो 2 अंश होंगे तो कंपनात्मक गति कैसा होगा? 4 अंश होंगे तो कंपनात्मक गति वैसे ही होगा कि कुछ अलग होगा? बदल जाएगा। जो जितने अंश हैं केंद्र में और परिवेश में, सम्मिलित रूप से इन सब का प्रभाव के रूप में हर इकाई अपने प्रभाव क्षेत्र सहित है। ये प्रभाव क्षेत्र ही दूसरी इकाई के साथ इंटरेक्शन करने की, जैसे मैं एक मानव हूँ, मैं, मेरी एक स्थिति है कि मैं कुछ समझा हूँ, ठीक है, मैं जो समझा हूँ उस समझ के साथ मैं व्यक्त होऊंगा, तो मेरा प्रभाव क्षेत्र कैसा होगा? जैसी मेरी स्थिति है वैसे ही व्यक्त होऊंगा। तो मेरी स्थिति का मतलब ही है कि स्थिति प्रभाव क्षेत्र सहित है। अभी हम कई बार प्रभाव क्षेत्र पे ध्यान दे रहे होते हैं तो हम थोड़ा सा प्रभाव गति प्रधान बातचीत करते हैं, लेकिन यदि कोई व्यवस्था में भागीदार है तो वो कोई स्थिति है ही है। तो स्थिति गति वर्तमान है। तो वर्तमानता को समझते हुए जब हम स्थिति गति की बात करेंगे, जो गति बोल रहे हैं तो स्थिति है ही है, स्थिति बोल रहे हैं तो गति है ही है, केवल हमारा फोकस किधर है उतनी बात है। हमने बोला श्रम जो है वो होने का स्वरूप है। हाँ। तो वर्तुलात्मक गति है, इसलिए वो इकाई बनी रहती है। हाँ, वर्तुलात्मक गति बोल रहे हैं तो मध्यांश वाला भी है ही है। हाँ। तो जितने भी अंश हैं उस परमाणु में सबको मिला के वर्तुलात्मक गति बोल रहे हैं। तो परिणाम है उसको हम रहने का स्वरूप बोल सकते हैं? नहीं, परिणाम का बहुत क्लियर मतलब यहाँ कह रहे हैं। परिणाम का मतलब मात्रा, अंशों की मात्रा। तो या तो अंशों की मात्रा बदल रही है, तो गठनशील परमाणु में अंशों की मात्रा बदलती है, लेकिन गठन पूर्ण होते ही अब मध्यांश में 1 अंश, परिवेश में 2, 8, 18, 32, 4 परिवेश में, अब ये कभी नहीं बदलेगा अनंत काल तक, सदा सदा। तो मैं हूँ और सदा सदा के लिए हूँ, अब इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इतना ही परिवर्तन हो सकता है कि मैं सुखी रहूँ, दुखी रहूँ, सशरीर रहूँ, बिना शरीर रहूँ। तो जीवन के पास कितना ऑप्शन है? जीवन के पास इतना ही ऑप्शन है कि वो सशरीर है या बिना शरीर है। उसके पास इतना ही ऑप्शन है कि वो सुखी है या दुखी है, बस खत्म। इसके अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता इसका। ये है ही, मैं आज और अभी अमर हूँ ही, हमेशा हमेशा मैं हूँ ही, हमेशा हमेशा। इसमें कुछ नहीं हो सकता। मैं अनंत काल तक हूँ ही। ये कितना अद्भुत है। ये स्वीकार हो जाए तो अभी ये सूचना है, कोई क्षण में ग्लिम्स मिलता है, स्वीकार हो जाए तो इसी का नाम ज्ञान है।
तो जो मैं हूं ही उसको पहचानना है। बढ़िया, और बोलिए, आगे चलें। श्रम गति परिणाम हो गया, चलिए। किरण और रश्मि। भैया, श्रम गति परिणाम जो रहा वो विकास क्रम और विकास जागृति क्रम है? श्रम गति परिणाम जो रहा वो विकास क्रम और जागृति क्रम है। क्यों? जागृति पूर्णता क्यों नहीं है? विकास क्यों नहीं है? विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति पूरा है। विश्राम हो गया, दो क्यों छोड़ दिए? नहीं, जागृति और गठन पूर्णता तो फिर विश्रम गति परिणाम के क्रम में ही गठन पूर्णता और विश्राम और गंतव्य सब कुछ हुआ ना। नहीं मतलब अगर जागृति अरे सिंपल बात इतनी कह रहे हैं कि हर इकाई स्थिति गति सहित है। श्रम गति का इतना ही मतलब है कि हर इकाई स्थिति गति सहित है। वो बात तो ठीक तो है। पदार्थ अवस्था भी स्थिति गति, चारों अवस्थाएं स्थिति गति सहित हैं। वो बात तो ठीक है। क्या फिर? मैं और थोड़ा जोड़ना चाहता हूँ। बताओ ना। श्रम गति परिणाम वो जागृति क्रम और विकास क्रम में है। विश्राम, आचरण पूर्णता या तो गंतव्य और अमरत्व वो सिर्फ जागृति और गठन पूर्णता में है। और पहले क्या बोला? जो ऊपर का है श्रम गति परिणाम, हाँ, वो विकास क्रम और जागृति क्रम में है। विकास क्रम और जागृति क्रम में श्रम गति परिणाम। नीचे जो रहा वो गठन पूर्णता और जागृति में है। तो जागृति क्रम में गठन पूर्णता है कि नहीं? जागृति क्रम में गठन पूर्णता है, हाँ, लेकिन स्ट्रक्चर रूप में नहीं है ना। थोड़ा सा मेरे को नहीं बैठ रहा, हो सकता है तुम ठीक कह रहे हो। परिणाम अपरिणामी हो गया है, मतलब परिणाम जो रहा तो जागृति क्रम में भी तो गठन पूर्णता है ही है। नहीं, वो फिर गुणात्मक परिवर्तन की बात आई, ये मात्रात्मक परिवर्तन की बात है। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, हो सकता है तुम ठीक कह रहे हो, थोड़ा सा अकेले में समझ लूँगा। ठीक है। हाँ जी, और बोलिए, हो गया? हाँ जी, आगे नेक्स्ट। हाँ जी, किरण रश्मि, पेज नंबर, मेरी वाली बुक को ध्यान में रख के बोलना, 13। किरण रश्मि, हाँ जी, क्या लिखा है? तप्त बिंब का प्रतिबिंबन अपारदर्शक वस्तु पर होना ही किरण है। ठीक, इकाई से बहिर्निहित अग्नि को ताप संज्ञा है। तो जैसे अभी तप्त बिंब का प्रतिबिंबन, तप्त बिंब का मतलब है कि सूर्य एक तप्त बिंब है और ये लाइट जल रही है, ये भी एक तप्त बिंब है। ठीक, इसका अपारदर्शक वस्तु पर, अपारदर्शक मतलब बोर्ड भी अपारदर्शक है, मैं भी अपारदर्शक हूँ, इस पे जो इसका प्रतिबिंबन पड़ता है इसका नाम किरण है। ठीक, तो यहाँ ये कहा जा रहा है, देखिए इकाई को देखेंगे तो इकाई में रूप गुण स्वभाव धर्म है, ये बात ठीक है। हर इकाई रूप गुण स्वभाव धर्म सहित है। व्यापक वस्तु पारदर्शी है, पारगामी है, इसलिए रूप गुण स्वभाव धर्म का प्रतिबिंबन होता है। सूत्र है, प्रतिबिंबन पूर्वक सभी इकाइयां एक दूसरे को पहचानती हैं। परस्पर पहचान का आधार प्रतिबिंबन है। सृष्टि की सभी इकाइयां प्रतिबिंबन पूर्वक एक दूसरे को पहचानती है, मानव भी और सभी इकाइयां। ठीक, क्या मतलब? अब लेते हैं रूप प्रतिबिंबन। रूप प्रतिबिंबन का क्या मतलब हुआ? तो रूप प्रतिबिंबन का मतलब है कि जब तक अपारदर्शक वस्तु बीच में नहीं है तब तक हर इकाई हर दूसरी इकाई पे प्रतिबिंबित है।
जैसे हम नाई की दुकान में गए और नाई की दुकान में दीवार पे चारों तरफ आईना लगा रहता है, तो मेरा फोटो कहाँ कहाँ दिखाई देता है? और यदि फर्श पे भी आईना लगा हो और छत पे भी आईना लगा हो तो कितनी जगह दिखाई देगा? सभी जगह दिखाई देगा। इसका मतलब ये आईना लगाने से दिखता है या प्रतिबिंबन रहता ही है, आईना से हम देख पाते हैं, नहीं भी आईना रहेगा तो प्रतिबिंबन तो है ही। क्या समझ में आया? से फॉर एग्जाम्पल हम इस हॉल में बैठे हैं, तो जब तक अपारदर्शक वस्तु बीच में नहीं है, वो दीवार बीच में आ गई, तो मेरा और आप सभी का प्रतिबिंबन दीवार के उस तरफ नहीं जाता है। कहाँ तक जाता है? दीवार तक जाता है। यदि सब तरफ कांच लगा दिए जाएं तो हम सब कहाँ कहाँ दिखाई देंगे? सब तरफ दिखाई देंगे। इसका मतलब है कि यदि मैं खुले आकाश में खड़ा हूँ तो जितने भी चांद सितारे ऊपर दिख रहे हैं, ग्रह गोल नक्षत्र ऊपर दिख रहे हैं, तो मेरा प्रतिबिंबन कहाँ तक पड़ा हुआ है? सभी पे पड़ा हुआ है, और सभी का प्रतिबिंब मुझ पे भी पड़ा हुआ है। ठीक? तो इसको बोल रहे हैं रूप प्रतिबिंबन, है ना? हम हब्बल टेलीस्कोप से कैसे देख लेते हैं? देख तो हम ही रहे हैं। तो जो हमारी आँख की देखने की सीमा छोटी है, लेकिन लेंस लगा के हम दूर तक की चीज़ देख लेते हैं। तो इसका मतलब है कि जब तक कोई अपारदर्शी वस्तु बीच में नहीं है तो देखने की चीज़ प्रतिबिंबित है, लेकिन हमारी चमड़े की आँख की सीमा है कि हमको दिखे या ना दिखे। हमको तो इतना दिख रहा है, अब ये भी चमड़े की आँख खराब हो जाए तो वो भी नहीं दिखाई दे, है ना? तो इसका मतलब है कि रूप प्रतिबिंबन जब तक अपारदर्शक वस्तु बीच में नहीं है तो वो ये पड़ा ही रहता है। रूप प्रतिबिंबन चल के जाता है कि पड़ा ही रहता है? रूप का प्रतिबिंब ट्रैवल करता है या पड़ा ही रहता है? तो उसमें टाइम लैग नहीं है, उसमें कोई ट्रैवल करने वाली चीज़ नहीं है। तो जहाँ भी मैं उपस्थित हूँ, जब तक कोई अपारदर्शक वस्तु बीच में नहीं है तो चारों तरफ मेरा रूप प्रतिबिंबित है ही, और उसका प्रतिबिंबन मेरे ऊपर है ही। ये बात पहुँच गई? हाथ उठाओ। ठीक? अब ये प्रतिबिंबन है। अब प्रतिबिंबन जैसे इसका बढ़िया एग्जाम्पल और कैसे समझेंगे? जैसे हमने लाइट जलाई और हमको सब चीज़ें दिखने लगती हैं। ये कैसे दिख जाती हैं? है? प्रतिबिंब किसके ऊपर पड़ा? ये वस्तु के रूप में पड़ा, लेकिन ये बीच की जगह भी मेरे को दिख रही है, इसमें अंधेरा नहीं है ना? तो इसका मतलब है कि एयर पार्टिकल है इस हॉल में, और इस लाइट का प्रतिबिंब हर एयर पार्टिकल पे पड़ा हुआ है, और एयर पार्टिकल चमक रहे हैं, इसलिए हमको सब कुछ चमकता है। इस कमरे से एयर पार्टिकल निकाल दो तो क्या दिखाई देगा? केवल मैं यहां बैठा हूं तो मेरे को बल्ब चमकता हुआ दिखाई देगा, और उसमें मैं भी चमकता हुआ दिखाई दूंगा, लेकिन बीच में अंधेरा रहेगा। ये बात पहुंच रही? यदि एयर पार्टिकल बीच में नहीं है तो बीच में कुछ भी रोशनी दिखाई नहीं देगी, वो चमकता हुआ दिखाई देगा, और जो जो पार्टिकल हैं वो चमकते हुए दिखाई देंगे, उसका प्रतिबिंब मेरे ऊपर पड़ेगा तो मैं भी चमक जाऊंगा। लेकिन बीच में कोई पार्टिकल है नहीं, इसलिए बीच में कुछ नहीं चमकेगा, ये अंधेरा रहेगा। इसलिए अंतरिक्ष में अंधेरा है। भाई सूर्य तो है, तो सूर्य तो सारे में जहां भी जा रहा है वो तो लाइट ही लाइट है, लेकिन अंतरिक्ष में अंधेरा क्यों रहता है? क्योंकि वहां कोई पार्टिकल नहीं है। समझ में तो आपको ही आता है, बाकी तो ऐसी ताली बीच बीच में बजाते हैं।
और क्या, ठीक बात है। लेकिन ये बात पकड़ में आ गई है ना। तो अब हमको समझ में आया कि ये रूप प्रतिबिंबन क्या 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 मतलब हुआ। तो रूप प्रतिबिंबन को किरण बोल रहे हैं, बढ़िया। तो किरण बोल रहे हैं रूप प्रतिबिंबन को, और विकिरणीयता किसको बोल रहे हैं? विकिरणीयता किसको बोल रहे हैं? तो ठीक से सुन लीजिए और मैं रिपीट कराऊंगा, और जिसको मैं चाहूंगा वो बोलेगा, ठीक। अब मैं आपकी चॉइस नहीं दूंगा, मेरी चॉइस से जिसको चाहूंगा उससे बुलवाऊंगा। तो विकिरणीयता बोल रहे हैं कि जब परमाणु में 4 से अधिक परिवेश होते हैं, तो 4 से अधिक परिवेश वाले अंशों को मध्यांश नहीं संभाल पाता है, तो उनमें परमाणु छोड़ के बाहर जाने की प्रवृत्ति हो जाती है। अब परमाणु को छोड़ के बाहर जाने की प्रवृत्ति रहेगी तो परमाणु का स्ट्रक्चर रहेगा कि बदल जाएगा? परमाणु बदल जाएगा। तो परमाणु अपने आप को बनाए रखने के लिए अपनी परिवेशीय गतियों को बदलता है, जिसकी वजह से जड़ परमाणु और मूल ऊर्जा के सहअस्तित्व में जो ध्वनि, ताप और विद्युत परिवेशियों से बाहर की तरफ जा रहा था, वो केंद्र की तरफ नियोजित होता है। फिर से बोल दे रहा हूं, 4 और 4 से कम परिवेशीय वाले परमाणुओं में जड़ परमाणु और मूल ऊर्जा के सहअस्तित्व में व्यक्त प्रभाव ध्वनि, ताप, विद्युत है, और ये परमाणु से परिवेशों से बाहर की ओर जाते रहता है। इसलिए हमको कोई चीज़ जैसे लकड़ी है और लोहा है, दोनों एक ही टेम्परेचर में रखे हैं, कौन ज़्यादा ठंडा होगा? लोहा ठंडा होता है। इसलिए ठंडी जगहों में लकड़ी का फर्श, जब आप बहुत ठंडी जगहों में जाओगे तो सब कुछ लकड़ी का लगाते हैं, फर्श भी लकड़ी का है ना, प्लाई का होएगा, छत भी प्लाई की होएगी, है ना। तो क्योंकि लकड़ी का मकान लोहे की तुलना में, पत्थर की तुलना में वैसा ठंडा नहीं होता है जैसे पत्थर और लोहा ठंडा होता है। इसका मतलब है लोहे का ध्वनि, ताप, विद्युत रूपी प्रभाव, लोहे के सारे एटम का सम्मिलित प्रभाव ध्वनि, ताप, विद्युत के स्वरूप में अलग है, लकड़ी का अलग है। तो लकड़ी का ताप अलग है, लोहे का ताप अलग है ना। इस रूप में हमको सारी मेटल्स और सारी चीज़ों की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ दिखाई देती हैं, क्योंकि हर इकाई अपनी पात्रता अनुसार ऊर्जित है, और पात्रता अनुसार ऊर्जित है उसके अनुसार वो व्यक्त होता है, स्थिति गति के रूप में व्यक्त होता है। फिर से रिपीट करता हूँ, तो जड़ परमाणु 4 और 4 से कम परिवेश वाले परमाणुओं में परमाणु और मूल ऊर्जा के सहअस्तित्व में ध्वनि, ताप, विद्युत रूपी प्रभाव व्यक्त होता रहता है परिवेश से, ठीक। लेकिन जब परिवेश 4 से ज़्यादा होते हैं तो मध्यांश का बल 5वें, 6ठे, 7वें परिवेश के अंशों को संभाल पाने में सक्षम नहीं होता, तो परमाणु का स्वरूप ही विखंडित हो जाएगा, टूट जाएगा। तो उससे परमाणु अपने स्थायित्व को बनाए रखने के लिए परिवेशीय गतियों में परिवर्तन करता है, जिसकी वजह से ध्वनि, ताप, विद्युत रूपी प्रभाव जो बाहर की ओर जा रहा था वो सेंटर की ओर आता है। अब सेंटर जितना पचा पाता है उतना पचा पाता है, फिर ये प्रभाव सेंटर से बाहर की ओर जाता है, इसका नाम विकिरणीयता है। उसको हम व्यवहार में एक्सरेज के रूप में पहचानते हैं, है ना। वो कैंसर होता है तो क्या करते हैं? रेडिएशन थेरेपी देते हैं,
कीमोथेरेपी देते हैं, तो रेडिएशन बाहर से देते हैं, कीमोथेरेपी अंदर ही डाल देते हैं मटेरियल, रेडियो एक्टिव मटेरियल अंदर डाल देते हैं, वो और ज़्यादा पावरफुल होता है। यदि सेकंड थर्ड डिग्री का केस रहता है तो रेडिएशन में काम चल जाता है, कई बार फिर कीमो देते हैं। तो इसका मतलब है वो केंद्र से निकला हुआ प्रभाव है, इसलिए कोशिकाओं के केंद्र तक जाके हर्ट करता है और पूरे है ना, पूरा वो मतलब बाहर से भी, मेरे अभी ब्रदर को कैंसर हुआ जीभ का, अब रेडिएशन, ये जीभ में कैंसर था तो इधर से रेडिएशन देते थे, तो ऐसा लगता था बोले जैसे अंदर में आग के अंगारे घुसा दिए हैं सेल्स के अंदर। तो वो इतनी जलन भी, अंदर से भी जलन देता है, लेकिन वो पूरा का पूरा ऐसे कोई बाहर से बहुत जल गया उतना पता नहीं चलता है, लेकिन अंदर से बहुत कुछ डैमेज करता है। तो जो भी वो मानते होंगे कि सेल्स को मारना है तो वो सेल्स को मार देते हैं। तो इस रूप में देखते हैं तो ये प्रभाव हमको दिखाई देता है। तो ये विकिरणीयता, तो 4 से ज़्यादा वाले परिवेशों को जिनमें अंशों को बाहर छोड़ने की प्रवृत्ति है उसको अजीर्ण परमाणु बोला। तो गठनशील परमाणु 2 प्रकार के होते हैं, एक को भूखे परमाणु कहा, जो अंशों को पाकर स्टेबलाइज होते हैं उनको भूखे परमाणु कहा, जो अंशों को छोड़ के स्टेबलाइज होते हैं उनको भूखे परमाणु कहा। तो भूखे परमाणु, अजीर्ण परमाणुओं का मध्यांश का प्रभाव विकिरणीयता है। कितने लोगों तक पहुंच गया? चलो स्वेच्छा से कौन बोल के बताएगा? स्वेच्छा से कौन बोलेगा? चलो भाई, हमारे सुनील भाई बोलेंगे। तो है जड़ परमाणु में जिनमें 4 प्रतिशत परमाणु अंश होते हैं वो मूल ऊर्जा के सह-अस्तित्व में, थोड़ा माइक दूर कर लीजिए, मूल ऊर्जा के सह-अस्तित्व में ताप, ध्वनि और विद्युत को के रूप में व्यक्त करते हैं। और जिनमें 4 से ज़्यादा परिवेश होते, 5, 6, 7, तो उनके परमाणु अंशों को मध्यांश संभाल नहीं पाते हैं, तो वो बाहर निकलना चाहते हैं। तो अपना तो बचाने के लिए परमाणु ये 4 परिवेश में थोड़ा परिवर्तन करते हैं गति में, जिससे ध्वनि, ताप, विद्युत का जो प्रभाव है वो बाहर की जगह अंदर की तरफ, केंद्र की तरफ आता है, और केंद्र जितना संभाल ले ठीक है, बाकी विकिरण के रूप में बाहर आता है। शानदार। नहीं, अभी थोड़ा मुझे पूरा नहीं आया, थोड़ा और कोशिश करेंगे। नहीं ठीक है, अच्छा हो गया। तो ये ठीक हो गया, विकिरण है। और किरणीयता, जिसको किरण कह रहे हैं, वो एक तप्त बिंब का प्रतिबिंबन है, उसको किरण कह रहे हैं। ठीक हो गया। अब रश्मि, तप्त बिंब के प्रकाश का, तप्त बिंब का प्रकाश के, रश्मि तप्त बिंब का प्रकाश के प्रतिबिंब, अनुबिंब, प्रत्यानुबिंब की रश्मि संज्ञा है। तो जैसे अभी ये लाइट जल रही है, लाइट पड़ी एयर पार्टिकल पे, एयर पार्टिकल का प्रतिबिंबन पड़ा हमारे ऊपर, हमारा पड़ा किसी तीसरे के ऊपर, उस तरह से ये पूरा रूम रोशन हो गया। ठीक, तो सभी इकाइयाँ एक दूसरे पे प्रतिबिंबित हैं, इसलिए हमको ये रोशनी ऐसे दिखाई देती है। इस प्रक्रिया को बिंब का प्रतिबिंब, बिंब जब पहली इकाई पे पड़ा इसको रश्मि कहा, जब ये दूसरी, तीसरी, चौथी पे पड़ा तब इसको, पहली को किरण कहा, दूसरी को रश्मि कहा। ठीक है, तो प्रक्रिया के रूप में कुछ हो ही रहा है, उसको हमने शब्दों से पहचानने की कोशिश की है। तो बिंब, प्रतिबिंब, इसको किरण कहा, अनुबिंब उसका तीसरे पे, चौथे पे, इसको रश्मि कहा। सिंपल सी बात है, कोई खास बात नहीं, उसको रश्मि कहा। ठीक, तो किरण और रश्मि के स्वरूप में हमारा कमरा प्रकाशित हुआ है। तो प्रतिबिंबन विधि से हम रूप को पहचानते हैं।
ये हो गया रूप प्रतिबिंबन। अब देखिए गुण प्रतिबिंबन, 2 मिनट। गुण प्रतिबिंबन, गुण प्रतिबिंबन का मतलब क्या हुआ? रूप देखें तो दीवार के बाहर नहीं जा रहा है, लेकिन जब बाहर गर्मी पड़ती है तो हमारा कमरा गर्म हो गया, इसलिए एसी लगाना पड़ता है। इसका मतलब है गुण अपारदर्शी वस्तु से भी आर पार होता है। तो रूप प्रतिबिंबन अपारदर्शी वस्तु से पार नहीं हो रहा है, लेकिन गुण जो है वो अपारदर्शी वस्तु से भी पार हो रहा है। और एक्सरेज टाइप चीज़ें वो बिल्कुल लोहे से भी पार हो रही हैं और चीज़ों से भी पार हो रही हैं, है ना, उनका प्रभाव और ज़्यादा है। तो गुण प्रतिबिंबन अलग तरह से हुआ। स्वभाव प्रतिबिंबन और धर्म प्रतिबिंबन। धर्म प्रतिबिंबन मानव में ही होता है, क्योंकि धर्म को समझने वाला मानव है। तो भौतिक रासायनिक संसार में रूप और गुण प्रतिबिंबन होता है। भौतिक रासायनिक संसार में रूप और गुण प्रतिबिंबन होता है, क्योंकि रात के समय भी पौधे सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, है ना, अपनी जो भी प्रक्रिया उसमें चल रही है वो चली रही है। रात होने से कीड़े मकोड़े अपना रास्ता भूल गए हैं, ऐसा नहीं हुआ है। धरती अपना काम कर ही रही है, सूरज अपना काम कर ही रहा है ना। धरती पे जितने भी सारी प्रक्रियाएं हैं, पेड़ पौधे की, पशु पक्षी की, वो अपने तरीके से बनी हुई हैं। तो इसका मतलब है गुण प्रतिबिंबन हो रहा है ना। जैसे हमारे शरीर में हमने कुछ खाया, अब रात हो गई तो वो पचने का काम चल ही रहा है ना, तो वो गुण एक दूसरे का प्रभाव एक दूसरे पे पड़ा हुआ है। तो इस तरह से गुण प्रतिबिंबन होता ही रहता है ना। लेकिन प्रकृति विधि से रूप गुण स्वभाव धर्म मानव के अलावा बाकी तीनों अवस्थाएं अपने स्वभाव धर्म सहित हैं, लेकिन जब परस्परता में पहचानते हैं तो रूप और गुण के आधार पर पहचानते हैं। मानव में मानव सहित चारों अवस्थाओं का रूप गुण स्वभाव धर्म पहचानने की ताकत है। तो भ्रमित मानव में स्वभाव और धर्म प्रतिबिंबन नहीं हो पा रहा है। ये बात समझ में आई? भ्रमित मानव में रूप और गुण प्रतिबिंबन होता है, इसलिए कभी कपड़ों से दूसरों को चमकाने की कोशिश करते हैं, है ना, कभी बालों से चमकाने की कोशिश करते हैं, कभी गाड़ी और मोबाइल से चमकाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि रूप और गुण प्रतिबिंबन ही होता है। रूप गुण भी कम हो रहा है, रूप ही ज़्यादा हो रहा है। देखो कैसी बुरी हालत है। बैंड बजी हुई है पूरी की पूरी, और सबकी बैंड बजा रखी है हमने। मानव जैसी चीज जो पूरे ब्रह्मांड के धर्म तक को समझने में सक्षम है, वो केवल रूप पे अटका हुआ है। भाई साहब, ऐसी है हालत। बोलो बेटा, क्या करोगे? हाँ, पहले समझेंगे। दम लगाओ जोर से। हैं? लाल गबोचर। हाँ, दम लगाओ जोर से। ठीक हो गया? तो ये अब समझ में आया। भ्रमित मानव, अभी यदि भौतिक रासायनिक संसार को देखें, जैसे पशु अपने स्वभाव के साथ जीता है प्राकृतिक विधि से, है ना। इसलिए कहा पदार्थ अवस्था रूप प्रधान विधि से। हम पदार्थ अवस्था के साथ रूप प्रधान विधि से जीते हैं। पदार्थ अपने आप में रूप गुण स्वभाव धर्म सहित है, लेकिन जब हम पदार्थ के साथ जीते हैं तो रूप प्रधान विधि से जीते हैं, उसके रूप के साथ जीते हैं। क्योंकि ये टेबल होगी तो इसका एक साइज़ होगा, ये है इसका भी एक साइज़ है, चश्मे का भी एक साइज़ है ना। तो रूप के साथ ज़्यादा जीते हैं। पदार्थ अवस्था के साथ हम रूप के साथ जीते हैं, प्राण अवस्था के साथ हम गुण के साथ जीते हैं। नहीं, रोटी हमारे यहाँ तो ग्रीन कलर की होती है ना, तरह तरह की कलर्ड रोटियाँ बनाएंगे तो इसमें कलर डालो, मेरे को कलर वाली अच्छी लगती है। ऐसा बेवकूफ़ी अभी तक करना शुरू नहीं किए हैं, आगे कर सकते हैं, है ना। अब सब्जियां कलर्ड चाहिए, अब बच्चे भी फिर अब कलर्ड चाहिए, है ना। हमको तो हरे कलर का लड़का चाहिए। बाल तो हो ही रहे हैं, ठीक है ना। अभी वो कस्टमाइज्ड बेबी की बात चल रही ना।
अब कस्टमाइज बेबी की बात चल रही है कि उसकी नाक ऐसी हो, उसका कान ऐसा हो, कलर ऐसा हो। हम सब जगह हमको रूप से आगे नहीं दिख रहा है कुछ भी, है ना। तो हमारी हालत ऐसी पतली है कि मानव धर्म समझने की ताकत के साथ, यदि हम पशु के साथ जीते हैं तो कैसे जीते हैं, उसके स्वभाव को पहचानते हैं, हिंसक है, क्रूर है कि अक्रूर है। तो पशु के साथ जीते हैं तो उसके स्वभाव के साथ जीते हैं। मानव के साथ जिएंगे तो धर्म के साथ जिएंगे तो ही सफल होगा। मानव के साथ, रूप के साथ जिएंगे, सफल नहीं हुए। गुण के साथ जिए, बड़ा शिष्टाचार को बनाने की कोशिश की, अंदर में कुछ भी चल रहा है, बाहर से बहुत अच्छा प्रस्तुत होने की कोशिश किए, उसने हमको थकान दिया है ना, और कुछ दिन बाद इकट्ठा फटता है। ठीक, अपना स्वभाव को हम कितना भी बाहर से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो मेंटेन नहीं हो पा रहा है। तो मानव के साथ जब भी जिएंगे, मानव जब भी खुद जिएगा, दूसरों के साथ जिएगा, वो धर्म से कम में नहीं जी सकता, क्योंकि धर्म का मतलब होने का स्वरूप है। होने का स्वरूप समझ में आएगा तो उसके रहने का स्वरूप समझ में आएगा, तो जीना हो पाएगा। बढ़िया। सर, आपने अब तक बोला था कि मनुष्य जो है वो जीव चेतना, पशु चेतना में जीता है। जीव चेतना बोला आपने, पशु चेतना जिसे थोड़ा सा वो बनी रहे, क्या कहते हैं, सम्मान, इज्जत, थोड़ी इज्जत बनी रहे, तो आपने पशु चेतना नहीं बोल के चेतना बोल दिया। आज तो आप पदार्थ पे लिया है, बिल्कुल पदार्थ रूप प्रधान है, मनुष्य धर्म प्रधान है, तो मैं पत्थर की तरह जी रहा हूं। फैसला आप ही करें, मैं अब क्या कहूं। हम पदार्थ को रूप से पहचान रहे हैं, पत्थर को रूप से पहचान रहे हैं, मिट्टी को, वैसे ही बात सही है। तो आप तो धीमे धीमे जैसे अध्ययन बढ़ रहा है, आप मनुष्य को और पीछे ले जा रहे हैं बिल्कुल। पहले पशु कहने में आपने थोड़ा सम्मान दिया, जीव तो बुरा नहीं लगे, गाली नहीं लगे। अब तो आपने शिष्टाचार में बोला नहीं, बाकी तो पत्थर ही बोल दिया आपने। वास्तव में इसका मतलब अभी तो जागृति तो चालू नहीं हुई, अभी तो क्रम ही चालू नहीं हुआ, अभी तो बहुत पीछे है अभी। देखिए, जब आप शुरू दिन बोल रहे थे तो कई लोगों ने बोला हम 50% संज्ञानशीलता में जी रहे हैं, तो किसी ने आके मेरे से कहा कि आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो। मैं, किसी को लग रहा है मैं जी रहा हूँ तो यार मेरे को क्या दिक्कत है, मैं क्यों बोलूँ, आगे उसको खुद ही समझ में आ जाएगा कितने में जी रहा है। तो मैं अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करता। भाई आप कुछ बोल रहे हो, ठीक है भाई, अच्छी बात है, बढ़िया। धीरे धीरे स्व मूल्यांकन होगा। ओह बढ़िया। हाँ सॉरी सर, ये थोड़ा क्लैरिफिकेशन चाहिए था ये बिंब के रेफरेंस में। जब हम लोग बिंब की बात कर रहे हैं तो हर इकाई दूसरी इकाई पे, हर इकाई बिंब है। बिंब है, हर इकाई बिंब है मतलब? बिंब मतलब उसका नाम दे दिया, बिंब है। बिंब का जब दूसरा उस दूसरे पे उसका पड़ता है, दूसरे पे वो पड़ता है, वो प्रतिबिंब हो गया। तो वो जब तीसरे पे पड़ा तो अनुबिंब हो गया, चौथे पे पड़ा तो प्रत्यानुबिंब हो गया। ऐसे नाम दे दिया, ऐसे नाम दे दिया। पढ़ तो रही है। तो जैसे बिंब पढ़ रहा है, तो जैसे ध्वनि, ताप, विद्युत एक प्रभाव है, वैसे बिंब क्या है? मतलब वो प्रभाव तो है नहीं। बिंब तो वस्तु को बिंब बोल रहे हैं, वस्तु को बिंब बोल दिया। तो जैसे उसका रूप का प्रतिबिंब हो रहा है, तो जैसे बहुत बढ़िया, रूप का प्रतिबिंब हो रहा है, तो वो जैसे कि हम लोग, शानदार क्वेश्चन है ये। किरण जो है, किरण, तो वो किरण भी वैसे प्रतिबिंबी ही है। बिंब तो किरण सबसे नहीं निकलती है। अब ये समझ में आया, ये जो हमको स्कूल कॉलेज में बताते थे लाइट ऐसे आई ऐसे गई, हाँ, कुछ आ जा रहा नहीं है। हाँ, ये बहुत बेवकूफ बनाए है। क्वेश्चन ये है कि एक ये कहा कि हर इकाई अपने प्रभाव क्षेत्र सहित है। तो जैसे फूल है तो उसकी एक खुशबू किसी जगह तक आएगी, लाइट है तो उसका प्रकाश, अब इसका प्रकाश दिल्ली तक नहीं जा रहा है, तो किसी जगह तक उसका प्रभाव क्षेत्र है।
लेकिन लाइट है तो कोई मतलब उसका लाइट है तो कोई प्रभाव क्षेत्र है, हवा है तो कोई प्रभाव क्षेत्र है। लेकिन ये जो बिंब है और बिंब का प्रतिबिंब है, इसमें ये क्या चीज है? अब ये प्रभाव क्षेत्र है, ये चीज क्या है? हो क्या रहा है? हाँ, प्रतिबिंब चीज क्या है? तो एक तो ये समझ में आ गया कि प्रतिबिंब में कुछ भी ट्रैवल नहीं कर रहा है, ठीक। तो ये क्या चीज की महिमा है? तो बिंब है, ये सच्चाई है। तो ये पिलर है, आप हो, मैं भी हूं, ठीक है, ये सब बिंब हैं। ये व्यापक वस्तु पारदर्शी है, तो व्यापक वस्तु पारदर्शी है, तो जब भी कोई रूप एक पिलर है और ये मेरा हाथ है और व्यापक वस्तु पारदर्शी है, इसलिए उसका बिंब इस पे पड़ा ही रहता है। तो ये व्यापक वस्तु का महिमा है। कोई चीज ट्रैवल करके नहीं आ रही है, इसमें कोई टाइम लैग नहीं है। तो अस्तित्व में अरबों किलोमीटर कहें, कुछ भी दूरी कहें, जब तक कोई अपारदर्शक वस्तु बीच में नहीं है, हर इकाई दूसरी इकाई पे प्रतिबिंबित रहता ही है। करेक्ट। तो जो हर इकाई तो इसलिए ये प्रभाव भी नहीं है। जैसे गर्मी एक प्रभाव है, ध्वनि एक प्रभाव है, विद्युत एक प्रभाव है, बिंब प्रभाव भी नहीं है। ये केवल इकाई का व्यापक वस्तु के पारदर्शी होने से, अब यहाँ बिंब नाम की यहाँ कोई चीज पड़ गई ऐसा भी नहीं है। इसलिए जब हम बिंब की जैसे ये बिंब है, इसमें दो फैक्टर हैं। एक इसमें ल्यूमिनोसिटी है, चमक है, दूसरा इसमें हीट है। करेक्ट। ये दो तरह के प्रभाव, दो तरह की चीजें हैं। ये जो ल्यूमिनोसिटी है ये चमक है, इसलिए उसे तप्त बिंब कहा। हाँ, इसको तप्त बिंब की जब बात करेंगे तो तप्त बिंब में दो प्रभाव हैं। एक प्रभाव है कि इसमें चमक है, जैसे जैसे आग में देखें तो ताप ज़्यादा है, ल्यूमिनोसिटी कम है, क्योंकि रेजिस्टेंस ज़्यादा है ना। जैसे हीटर में 1000 वाट का हीटर, अब उसमें करंट दे दिया, चमक रहा है वो भी, लेकिन वो पानी गर्म करने के लिए है, वो बैठ के पढ़ने के लिए नहीं है। तो जितना रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उतना हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, जितना रेजिस्टेंस कम होगा उतना हीट कम प्रोड्यूस होगा, फिर उतना ल्यूमिनोसिटी हमको ज़्यादा मिले। इसलिए बल्ब में हमको इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा लग रही थी, एलईडी में उससे कम लग रही है और हमको ल्यूमिनोसिटी ज़्यादा, चमक ज़्यादा मिल रही है। और अभी आजकल वो बीच में CFL आई थी, CFL के बाद अभी LED आई, ठीक है। तो LED में चमक और ज़्यादा मिल रही है और हीट कम है, तो बेसिकली एनर्जी उतनी ही है। वो एनर्जी हीट में कन्वर्ट कर लो या उसको चमक में कन्वर्ट कर लो। तो जब ट्यूब थी हमारी, उसके अंदर गैस थी, तो बेसिकली वो गैस के मॉलिक्यूल चमकते थे। ट्यूब फोड़ते थे, आवाज़ नहीं होती थी जब ट्यूब फूटती थी। तो ट्यूब में गैस को डाला और जैसे उससे इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं उसके मॉलिक्यूल चमकते हैं, तो हमको लाइट मिल गई। लेकिन हीटर में उसी इलेक्ट्रिसिटी को डाला और पूरी रॉड गर्म होती है, अब उसमें हीट ही हीट मिलती है, लाइट नहीं मिल रही है, हीट एंड लाइट। तो इस तरह से हमको समझ में आया कि दो तरह के प्रभाव हैं। तो अब हमको ये समझ में आ रहा है कि ये तो लाइट जल रही है, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये कण प्रतिबिंबित हैं। ये नहीं भी जल रही होगी तो भी ये पिलर सारे एयर मॉलिक्यूल पे प्रतिबिंबित है ही। तो चमक और ये अपना जो बिंब प्रतिबिंब की बात कर रहे हैं, वो दोनों चीज अलग है। अब इनका ट्रैवल करने के लिए मीडिया चाहिए। मीडिया चाहिए। हीट ट्रैवल करेगा तो किसी मीडिया से चाहिए। यदि एयर मॉलिक्यूल बीच में से हटा दो तो हीट ट्रैवल नहीं करेगा। लेकिन चमक ट्रैवल करने के लिए मीडिया नहीं चाहिए। चमक ट्रैवल करने के लिए मीडिया नहीं चाहिए, इसलिए सन की लाइट धरती तक पहुंच जाती है। हाँ, तो चमक एक प्रभाव है। चमक एक प्रभाव है, एक प्रकार का प्रभाव है। लेकिन चमक ना भी हो तो भी अस्तित्व में हर इकाई दूसरी इकाई पे प्रतिबिंबित है। और हमारी आंख वो चमक जो है, वो चमक की रश्मि जैसा होता है। हाँ,
चमक के थ्रू जो रश्मि होती है उसकी वजह से देख पाती है, हाँ। लेकिन प्रतिबिंबन तो है ही है, प्रतिबिंबन उससे तो कोई है ही। लेना देना नहीं है। बस तो जैसे ध्वनि ताप विद्युत है, तो वो लाइट और हीट उन दोनों को ताप में ही रखेंगे हम लोग। चमक, सॉरी लाइट नहीं बोलूंगा मैं, चमक हाँ, और हीट दोनों वो ताप। ध्वनि का ही- ताप विद्युत बोलेंगे तो वहाँ चमक नहीं है। वो चमक नहीं है, तो चमक फिर ध्वनि प्रभाव में क्या है? चमक नहीं है, ताप में चमक। उसका ताप वो नेचुरल ताप है जिसको हम लेटेंट हीट टाइप कुछ बोलते थे। हाँ। बेसिकली जैसे लकड़ी अपने आप में, जैसे धरती का अपना एक ताप है, शरीर का अपना एक नेचुरल ताप है 98.4। 98.4 से ऊपर जाएगा तो हम कहते हैं कि अब बुखार है। तो इसका मतलब है कि हर शरीर का अपना एक स्वाभाविक ताप है। लकड़ी का अपना एक स्वाभाविक ताप है, धरती का अपना स्वभाव है, मानव के शरीर का अपना एक स्वाभाविक ताप है जिसमें कि वो नॉर्मल रहता है। तो ये स्वाभाविक वाला ताप अलग है, और जो हमने आवेशित किया ये ताप अलग है। लकड़ी को आग लगा दी, अब जो हमको मिल रहा है, अब वो बेसिकली लकड़ी जिस ताप को लेके पची थी, वो ताप रिलीज हो गया जो उसमें बिल्ट इन था, तो ये फिर आवेश हो गया। तो जिसको हम तप्त बिंब के रूप में पहचानते हैं वो आवेश है। तप्त बिंब ना भी हो तो भी पिलर का एक अपना एक स्वभाव है ना। जैसे धरती में ठंडी में पानी नीचे से गर्म मिलता है, ठंडी के समय में गर्म पानी मिलता है और गर्मी के समय में ठंडा पानी मिलता है। ऐसा क्यों होता है? तो बेसिकली पानी तो वही रहता है, बाहर ज़्यादा ठंडी हो गई है इसलिए वही गर्म लगता है, वही ठंडा लगता है। या थोड़ा बहुत टेम्परेचर धरती के भीतर में, जो बेसिकली धरती के भीतर में कोयला टेम्परेचर को पचाने वाली चीज़ है, और धीरे धीरे वो टेम्परेचर रिलीज होता है। अब हमने वो कोयला निकाल दिया तो धरती के भीतर टेम्परेचर को पचाने, जैसे गाय को गर्मी कम लगती है, भैंस को ज़्यादा लगती, इसलिए भैंस पानी में गई तो बोलते हैं गई भैंस पानी में। गई भैंस पानी का मतलब अब वो नहीं निकलेगी, अब कब निकलेगी नहीं मालूम। गाय पानी में कभी नहीं जाएगी। कितना बढ़िया। हाँ, तो अभी चमक और हीट हम लोग जो बात कर रहे हैं वो सापेक्ष ऊर्जा की वजह से, उसका मतलब ये हो रहा है। हाँ, इसका नाम कार्य ऊर्जा है। जो शरीर से ज़्यादा काम करते हैं वो ज़्यादा खाना खाएंगे, जो मानसिक काम ज़्यादा कर रहे हैं वो खाना कम खाएंगे, क्योंकि कार्य कम कर रहे हैं। तो गाड़ी को चलाओगे तो पेट्रोल लगेगा, नहीं चलाओगे तो कोई पेट्रोल नहीं लगेगा। तो कार्य करने के अर्थ में जो ऊर्जा है उसका नाम कार्य ऊर्जा है। किसी इकाई के होने के स्वरूप में जो ऊर्जा है उसका नाम सापेक्ष ऊर्जा है। और उसमें चमक नहीं है। उसमें चमक नहीं। चमक मतलब वो कार्य ऊर्जा के, मतलब उसको ऐसा बोल सकते हैं। उसमें चमक नहीं। देखिए साइंस कितना बढ़िया समझ में आने वाला है। जितनी चर्चा हुई हम साथ में चल पाए, गुड। इससे ज़्यादा कोई साइंस नहीं है ना, धीरे धीरे समझ में आएगा अपने को, है ना। हाउ है। और नहीं, रट्टा भी जो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें अच्छी थी, पर चूंकि वो एजुकेशन सिस्टम नहीं है, वो एग्जामिनेशन सिस्टम है। हम एजुकेशन के लिए पढ़ते ही नहीं थे, हम तो एग्ज़ाम के लिए पढ़ते थे, इसलिए उसमें से कुछ काम की चीज़ थी वो भी पकड़ में नहीं आया। उसमें भी बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, काम की हैं, वो भी पकड़ में नहीं आया, क्योंकि हम एग्ज़ाम के लिए पढ़े थे, समझने के लिए हम पढ़े भी नहीं थे। बढ़िया, नमस्कार। फिर मिलेंगे 3 बजे। और क्या करेंगे? पठन करेंगे कि कंटिन्यू करेंगे? अभी डाउट्स कंटिन्यू करेंगे। चलो बढ़िया।